नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ जी डॉक्टर साबर सियाल और मैंने डॉक्टरेट कर रखा है एग्रीकल्चर इकनॉमी के अंदर और MBA मार्केटिंग भी हूँ और जेंडर स्टडी में मैंने मास्टर भी कर रखा है। और बतौर मैं इस वक्त टेक्निकल सर्विस ऑफिसर मीन्स कि मैं बतौर आपका खिदमत गुजार बहावलपुर में तैनात हूँ। अब मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ अपने इंट्रोडक्शन के बाद मियां अहमद साहब को जो प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट अगला सेशन। जी प्लीज़। थैंक यू। मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और मैं फातिमा फर्टिलाइज़र कंपनी में एज अ टेक्निकल सर्विसेज ऑफिसर तैनात हूँ लोधरा में। अब मैं अपने आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का खुश आमदीद कहता हूँ और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ़ लाए। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने के लिए मैं जनाब फ़याज़ अहमद साहब से मुल्तमस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और आयत करीमा की तिलावत से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएँ। फ़याज़ अहमद साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलहुल जवारिल मुनशाअतु फिल बहरि कल अअलाम। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कुल्लु मन अलैहा फ़ान वयब्क़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यसअलुहु मन फिस्समावाति वल अर्दि कुल्ल यौमिन हुवा फी शान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सनफ़्रुगु लकुम अय्युहत्थक़लानि। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सनफ़्रुगु लकुम अय्युहत्थक़लान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फातिमा फर्टिलाइज़र कंपनी और महकमे ज़राअत तौसीक़ के इश्तराक से मुनक़दा कपास की बेहतर पैदावार के हसूल के लिए मुनक़दा सेमिनार में खुश आमदीद कहने के लिए अब मैं दावत ख़िताब देता हूँ जनाब ज़ोनल मैनेजर सेंट्रल जोन जनाब मोहम्मद अरशद अशरफ साहब। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब अंजुम अली भुट्टर साहब, प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्राइवेट एक्सटेंशन सर्विसेज पंजाब, आमिर रसूल साहब DG प्लांट प्रोटेक्शन, मोहम्मद जमील गौरी साहब डायरेक्टर ज़राअत बहावलपुर, हाफ़िज़ मोहम्मद शफ़ीक साहब DDA एग्रीकल्चर बहावलपुर, डॉक्टर सईद इकबाल साहब फार्म एडवाइजरी सर्विसेज मैनेजर फातिमा ग्रुप, मुअज़्ज़ज़ ज़िम्मेदार भाई, डीलर हज़रात, ज़िम्मेदार बहनें, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के बाकी दोस्त, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये सेमिनार
कपास की बेहतर पैदावार के सिलसिले में मुनक्किद है। और ये जो इनिशिएटिव्स 2018 में फातिमा फर्टिलाइज़र और ख़ुसूसी तौर पे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की अगर मैं बात करूं तो एक ही नाम है, वो अंजम अली भुट्टर साहब हैं। मुझे याद है कि मैं उस वक़्त फैसलाबाद में था, तो जब हमने पहला ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था और उस वक़्त फोकस था वीट का, कि हमने किस तरह से अपने मुल्क में वीट की प्रोडक्शन जो है वो बढ़ानी है। और आइडिया ये था कि इसमें एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, प्राइवेट सेक्टर और एकेडमिया मिल के एक प्लेटफॉर्म से फार्मर की एजुकेशन प्रोग्राम के ऊपर काम करे। और आज मैं अंजुम साहब को बनफ़्से नफीस मुबारकबाद देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप काफ़ी हद तक वीट में तो कामयाब हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला कपास में भी सुरखरू करेगा। कपास सर हमारे मुल्क के लिए एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, क्योंकि ज़राअत हमारी बेसिकली हमारे मुल्क की तरक्की में एक बेहतर रोल जो है ना वो रखती है। हम वैसे तो 5वां बड़ा मुल्क हैं कपास पैदा करने वाला, और इसके साथ साथ जब हम अपनी एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तो जो हमारी चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं उसमें 55% शेयर जो है वो कपास का है। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि सिर्फ़ कपास को फोकस करके हमारा मुल्क जो है वो किस तरह से अपने जो मसाइल हैं आजकल के, जिसमें सबसे बड़ा मसला हमारा ट्रेड डेफिसिट का है कि हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स कम हैं। तो अगर 55% कपास का शेयर है तो इसको बढ़ाना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि हमारे पास हर तरह की एक्सपर्टीज़ हैं जो कॉटन रिलेटेड एक्सपोर्ट्स हैं उसके लिए। हम टेक्सटाइल में दुनिया हमें जानती है। आज भी आप देखें बड़े बड़े ब्रांड्स, लेवाइस को देख लें और ली को देख लें और बेतहाशा बड़े बड़े ब्रांड जो दुनिया के सबसे बड़े कपड़े के ब्रांड हैं, उनके मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनकी बेस जो है वो पाकिस्तान से है। तो इसका मतलब ये है कि ये वो वाहिद सेगमेंट है जिसमें हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ हमें यहाँ पे कॉटन प्रोड्यूस करके अपने यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको प्रोवाइड करनी है। उसके बाद वो उसको वैल्यू ऐड करके तो हमारी मईशत का पहिया जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से चला सकते हैं। आज के प्रोग्राम में फातिमा ग्रुप ने ये कोशिश की है कि आज यहाँ पे वो एक्सपर्ट्स जो बुक्स में, फील्ड में, लैब्स में इस काम का तजर्बा रखते हैं वो आपके सामने अपने अपने तजर्बात को पेश करेंगे। तो मेरी तमाम ज़िम्मेदार भाइयों से यही गुजारिश है कि यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर सीख के जाएं और उसको अपने खेत में 1 एकड़, 2 एकड़, 10 एकड़ के ऊपर ट्रायल ज़रूर करें। फातिमा फर्टिलाइज़र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी खादें बना रहा है जो ना सिर्फ़ किसान दोस्त हैं बल्कि माहौल दोस्त भी हैं। हमारे जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है नाइट्रोफास, उसकी पीएच फॉस्फेट में सबसे कम पीएच वाली वो खाद है और उसका असर भी सबसे ज़्यादा है। आजकल की गर्मी में कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जिसकी पीएच भी बहुत कम है, इसी तरह से नाइट्रोफास, ये वो खादें हैं जो आज के इस गर्म मौसम में बेहतरीन कारकर्दगी जो है आपके फील्ड में वो ज़ाहिर कर रही हैं। और इसको विटनेस आप जैसे ज़िम्मेदार ही कर रहे हैं। आज हमारा ज़िम्मेदार टीवी पे आके कहता है कि जी मैंने सरसब्ज़ की नाइट्रोफास, सरसब्ज़ की कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट डाली तो मुझे 10% पैदावार ज़्यादा मिली। ये कोई मामूली बात नहीं है। उसके पीछे एक रिसर्च वर्क है, उसके पीछे एक डेटाबेस है, उसके पीछे एक पूरी मेहनत है। उसके अलावा आज भी हम अपने तमाम ज़िम्मेदार भाइयों से, पूरे पाकिस्तान में हमारी सर्विसेज हैं, उसमें हम ये कहते हैं कि आप कोई भी ज़िम्मेदार जो 100 एकड़ का ज़िम्मेदार है वो 50 एकड़ पे अपनी जो कन्वेंशनल खादें डालता है वो डाले, 50 एकड़ पे वो हमारे ज़रिए माहिरीन की मशवरे के बाद खादें डाले। तो इंशाअल्लाह ताला हम आपके फील्ड के ऊपर भी आपको साबित करके देंगे कि फातिमा फर्टिलाइज़र की जो खादें हैं उनसे प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा आती है। तो इस उम्मीद के साथ कि आज का ये प्रोग्राम
जो है ये कामयाब रहेगा और इसमें से तमाम ज़िम्मेदार भाई मुस्तफ़ीद होके अपने अपने घरों में जाएंगे और अपने खेतों के ऊपर इसका तजर्बा ज़रूर करेंगे। आप सब की आमद का बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया जी। ये थे अशरफ साहब, जोनल मैनेजर सेंट्रल जोन। फातिमा फर्टिलाइज़र कंपनी और महकमा ज़राअत तोसी के इश्तराक से मुनक़दा कपास की बेहतर पैदावार के हसूल के लिए मुनक़दा सेमिनार के मेहमान ख़ुसूसी जनाब साकिब अली अतील, सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब, डॉक्टर अंजम अली भुट्टर साहब, प्रोजेक्ट डायरेक्टर तोसी ज़राअत, आमिर रसूल DG प्लांट प्रोटेक्शन साहब, चीफ साइंटिस्ट रिसर्च रीजनल ज़री तहकीकाती इदारा भावलपुर जनाब राना मोहम्मद अरशद साहब, मोहम्मद जमील गौरी साहब, डायरेक्टर ज़राअत तोसी भावलपुर जनाब हाफिज़ मोहम्मद शफीक साहब, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी ज़िला भावलपुर, फातिमा फर्टिलाइज़र कंपनी फार्म एडवाइजरी सर्विसेज मैनेजर डॉक्टर सईद इकबाल साहब, जोनल मैनेजर अशरफ साहब, रीजनल सेल्स मैनेजर सफ़ान इफ्तिखार साहब, डेवलपमेंट मैनेजर इमरान हमीद साहब और डेवलपमेंट मैनेजर साउथ जोन मोहम्मद खालिद साहब तशरीफ़ फरमाएँ। इसके साथ साथ फातिमा फर्टिलाइज़र कंपनी के ज़िला भावलपुर की तरक्की पसंद, जिद्दत पसंद और सरसब्ज नाइट्रोफॉस और सरसब्ज स्कैन गवारा का इस्तेमाल से अपनी फसलात, सब्जियात और बागात की 10% से भी ज़्यादा इजाफी पैदावार हासिल करने वाले मिसाली काश्तकार ख़वातीनो हज़रात और हमारे कारोबारी रफ़ीक भी आज के सेमिनार में रौनक अफरोज़ हैं। आप तमाम ख़वातीनो हज़रात को आज के सेमिनार में एक बार फिर से खुशामदीद। फातिमा फर्टिलाइज़र कंपनी का तारुफ पेश करने के लिए मैं अब दावत देता हूँ जनाब सफ़ान इफ्तिखार साहब को, रीजनल मैनेजर भावलपुर, के स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। जनाब सफ़ान इफ्तिखार साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़वान इफ्तिखार जी मेरा नाम है और लास्ट 14 ईयर से मैं फ़ातिमा के साथ मुंसलिक हूँ। अभी एक मुख्तसर सा मैं तारुफ़ कराऊँगा फ़ातिमा फर्टिलाइज़र ग्रुप का, और आप तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानात का बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का, और फ़ातिमा ग्रुप की तरफ से आपको वेलकम कर। जी फ़ातिमा फर्टिलाइज़र ने अपना बाकायदा जो कारोबार का आगाज़ किया 1966 में टेक्सटाइल मिल के साथ, फ़ज़ल टेक्सटाइल मिल को 1966 में लगाया गया, और उसके बाद फ़ातिमा शुगर इंडस्ट्री में एंटर होते हुए फ़ातिमा शुगर मिल्स जो 1989 में जो वो है वजूद में आई, और उसके बाद रिलायंस वेविंग मिल्स एक और टेक्सटाइल का प्रोजेक्ट जो लगाया गया। उसके बाद रिलायंस कमोडिटीज़ जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को देखा जा रहा है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा रहा है वो रिलायंस कमोडिटीज़ है, और इसमें अदर जो ट्रेड जो है वो रिलायंस कमोडिटीज़ में की जा रही है। फ़ातिमा अगर फर्टिलाइज़र में अगर इसकी हिस्ट्री देखी जाए तो फ़ातिमा फर्टिलाइज़र का जो संग बुनियाद रखा गया वो 2000 में फ़ातिमा फर्टिलाइज़र प्लांट का सादकाबाद में संग बुनियाद रखा गया, जिसकी बाद 2010 में बाकायदा तौर पर प्रोडक्शन स्टार्ट की गई। 2000 उसके बाद फ़ातिमा फर्टिलाइज़र प्लांट के बाद 2005 में पाकर प्लांट को एक्वायर किया गया, और इसके बाद माइनिंग्स में ये पाकिस्तान का वाहिद फर्टिलाइज़र ग्रुप है जिसने माइनिंग्स में भी ऐड हुआ, और इसके पाकिस्तान माइनिंग्स के नाम से 2009 पे इसका बाकायदा आगाज़ किया गया। फ़ातिमा ग्रुप जो एनर्जी सेक्टर में इस वक्त 2 प्लांट्स को देख रहा है, 2010 में फ़ातिमा एनर्जी के नाम पे इसने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। रिलायंस सैक्स लिमिटेड ये वाहिद फ़ातिमा फर्टिलाइज़र ग्रुप ऐसा है जो अपने बैग्स भी खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है। फ़ातिमा ने एक और एनर्जी सेक्टर में आते हुए पाकरब एनर्जी के नाम के 2015 में फ़ातिमा एनर्जी के नाम से स्टार्ट किया गया। फ़ातिमा ट्रांसमिशन कंपनी के नाम से 2015 में एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, और बाद 2015 में ही फ़ातिमा फर्ट प्लांट को एक्वायर किया गया जो ब्रांड नेम बबर शेर नाम के फेमस है। सरसब्ज खादों की पैदावारी सलाहियत इस वक्त फ़ातिमा फर्टिलाइज़र 3 प्लांट्स को देख रहा है। एक फ़ातिमा प्लांट सादकाबाद में, पाकर प्लांट जो मुल्तान में, और इसी तरह फ़ातिमा फर्ट
शेखुपुरा में। इसकी जो सलाहियत है, पैदावारी सलाहियत, उसके ऊपर हम बात करते हैं। पाककर प्लांट की जो पैदावारी सलाहियत है वो 8.5 लाख मेट्रिक टन है। इसकी मज़ीद बाइफर्केशन, प्रोडक्ट की जो बाइफर्केशन है वो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। फातमा फर्टिलाइज़र जो सादकाबाद में प्लांट है, उसकी पैदावारी प्रोडक्शन जो है वो 12.5 लाख मेट्रिक टन है। और जो शुजाबाद में प्लांट है फातमा फर्ट का, उसकी पैदावारी सलाहियत 5.5 लाख मेट्रिक टन यूरिया जो बबरशेर के नाम से है। टोटल इस वक्त जो एनपी की, अगर हम एनपी के ऊपर बात करें, नाइट्रोफास के ऊपर, तो इस वक्त वाहिद कंपनी जो है वो फातमा फर्टिलाइज़र है जो एनपी फार्मूलेटेड फॉर्म में जो प्रोडक्शन दे रही है। इसी तरह अगर टोटल इसकी प्रोडक्शन देखी जाए दोनों प्लांट्स की, पाककर प्लांट की और सादकाबाद प्लांट की, तो 7,10,000 मेट्रिक टन है। अगर हम कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की बात करें तो ये भी वाहिद प्रोडक्ट है जो सिर्फ़ और सिर्फ फातमा फर्टिलाइज़र ही बना रहा है। इसकी टोटल प्रोडक्शन जो है दोनों प्लांट्स की मिला के, मुल्तान प्लांट की जो पाककर प्लांट है और सादकाबाद जो फातमा प्लांट है, उसकी प्रोडक्शन 7,70,000 मेट्रिक टन है। ये दोनों स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ पूरे पाकिस्तान में फातमा ग्रुप बना रहा है इस वक्त। अगर यूरिया की ओवरऑल हम यूरिया की बात करें तो पाककर फातमा प्लांट 5 लाख मेट्रिक टन बना रहा है, पाककर प्लांट 1,20,000 मेट्रिक टन, और इसी तरह फातमा फर्ट जो बबरशेर है वो 5,50,000 मेट्रिक टन बना रहा है। टोटल इसकी 11,70,000 मेट्रिक टन जो प्रोडक्शन है वो यूरिया की, वो फातमा ग्रुप बना रहा है। अगर ओवरऑल टोटल ऑल प्रोडक्ट्स की अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो 26,50,000 मेट्रिक टन फातमा फर्टिलाइज़र इस वक्त फर्टिलाइज़र तैयार कर रहा है, जो पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट नंबर है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में फातमा फर्टिलाइज़र के 10 रीजन हैं, जो स्टार्ट रहीम यार खान से, जो स्टार्ट हैदराबाद से होता है और टूवर्ड्स इस्लामाबाद तक इसके ये रीजन्स हैं। हम बात करते हैं, पहला रीजन जो है रहीम यार खान, हैदराबाद, सक्खर, रहीम यार खान, बहावलपुर, मुल्तान, डीजी खान, साहिवाल, फैसलाबाद, लाहौर और इस्लामाबाद। इस तरह हम पूरे पाकिस्तान में अपने प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए ये 10 रीजन्स हैं और 56 टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। पाकिस्तान में कोई एरिया ऐसा नहीं है जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट की इस वक्त तरसील ना हो। इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए ये सारी के सारा एक स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप किया गया है कि आप तक प्रोडक्ट की तरसील को आसान किया जा सके। ज़राअत हमारे मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। इस तरह ये कहना बेजा ना होगा कि कपास की फसल ज़राई मईशत और रीढ़ की हड्डी जैसी अहमियत के हामिल है। कपास की बेहतर पैदावार के हसूल के हवाले से पंजाब हुकूमत के उठाए गए खसूसी इक़दामात के हवाले से आगाही फराहम करने के लिए मैं डायरेक्टर ज़राअत तोसी बहावलपुर डिवीज़न मोहम्मद जमील गौरी साहब को स्टेज पे तशरीफ़ लाने की दावत देता हूँ। जनाब जमील गौरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़त माब जनाब साकिब अली अतील साहब, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर साउथ पंजाब, जनाब डॉक्टर अंजुम अली साहब, साबका डायरेक्टर जनरल ज़राअत तौसी पंजाब, जनाब डॉक्टर आमिर रसूल साहब, डायरेक्टर जनरल पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल पंजाब, महकमा ज़राअत के मुख्तलिफ़ शोबाजात, रिसर्च, वाटर मैनेजमेंट, पेस्ट वार्निंग, क्रॉप रिपोर्टिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के डिविजनल सरबराहान, मुआज़्ज़िज़ काश्तकारान और मीडिया के नुमाइंदगान, आप सबको आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं इंतहाई मुसरत महसूस करता हूँ और दिल तौर पर ममनून हूँ जनाब साकिब अली अतील साहब का कि आपने अपनी गुनागू मसरूफ़ियात में से आज इस प्रोग्राम के लिए बहावलपुर के लिए वक्त निकाला और हमारे दरमियान मौजूद हैं। इसी तरह मैं दिली तौर पर ममनून हूँ जनाब डॉक्टर अंजुम अली भुट्टर साहब, साबका डायरेक्टर जनरल ज़राअत तौसी पंजाब, प्रोजेक्ट डायरेक्टर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, और जनाब डॉक्टर आमिर रसूल साहब, डीजी पेस्ट वार्निंग के, वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। बहावलपुर नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान की रियासत है। नवाब की ये लिगेसी है और विरासत है। पाकिस्तान के सूबे पंजाब का अहम डिवीज़न बहावलपुर जो ज़रई एतबार से इंतहाई अहमियत का हामिल है। गंदम, कपास और कमाद इसकी बड़ी फसलें हैं, जबकि ये डिवीज़न सूबे में कपास और कमाद की काश्त में
रकबे के लिहाज से पहले नंबर का मुमताज़ मकाम रखता है। इसी तरह चावल और मकई भी इसकी अहम नकदावर फसलें हैं। मेरे काश्तकार भाइयों, आज हम यहाँ कपास की पैदावारी मुहिम ग्रो मोर कॉटन कैंपेन के हवाले से इकट्ठे हैं। डिवीज़न बहावलपुर ने पिछले साल 19,95,000 एकड़ पर कपास काश्त की और इस साल भी ये 18,69,000 एकड़ हदफ के साथ सूबा पंजाब की तकरीबन आधी कपास काश्त कर रहा है। इस वक्त बिजाई अपने आखिरी मराहिल में है और काश्त तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। मौसमियाती तब्दीलियाँ, हीट वेव, बिजाई के दौरान पानी की वाराबंदी और अदम दस्तयाबी काश्तकार के मुआशी मसाइल, ये वो हक़ाइक़ हैं जिनसे इमसाल महकमा ज़राअत तौसी और आप लोग नबरदाज़मा हैं। कपास की बुआई के हदफ का 100% हुसूल इन्हीं की वजह से कदरे मुश्किल हो गया है। कपास एक टेक्निकल फसल है और गर्म और खुश्क आबो हवा को पसंद करती है, लेकिन इसके बावजूद आबपाशी, मौसम, कीड़ों का कंट्रोल, ये वो महाज हैं कि जहाँ पर ज़रा सी कोताही हमारा अच्छा खासा नुकसान कर सकती है। फसल लगाना और ख़ास तौर पर कपास लगाना मुश्किल नहीं, लेकिन इसको कामयाबी से परवान चढ़ाकर और खातिर खा पैदावार लेना एक अलग ही बात है। मैं हमेशा कहता हूँ कि कपास की फसल लगाकर घर मत बैठें, बल्कि खेत को अपना मस्कन बनाएं, तो फिर ही बेहतर पैदावार का हुसूल मुमकिन हो सकेगा। मेरे अजीज़ काश्तकार भाइयों, इस वक्त कपास के जो काबिल तवज्जो उमूर हैं उनमें छिदराई, पौधे से पौधे का फासला, जड़ी बूटियों का कंट्रोल, फास्फोरसी और नाइट्रोजनी खादों का मुनासिब इस्तेमाल, ज़्यादा पानी और ज़्यादा यूरिया से परहेज़, अगेती काश्ता कपास में गुलाबी सुंडी और रस चूस कीड़ों की मैनेजमेंट इस वक्त की इंतहाई अहम बातें हैं और इंतहाई अहम काम हैं। फसल लगी है तो कीड़े भी आएंगे, लेकिन कपास पर कीड़ों का कंट्रोल हमसे बड़ी दानिशमंदी का तकाजा करता है और IPM मैनेजमेंट को पेस्ट मैनेजमेंट में मुकद्दम रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि दोस्त कीड़े अपना काम करते रहें और इकोसिस्टम डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि पहला स्प्रे करने के बाद ये तजर्बे से शाहिद है कि लगातार स्प्रे करना फिर काश्तकार की मजबूरी बन जाता है। IPM से जहां काश्तकार का कीमियाई स्प्रे पर उठने वाला खर्च बचता है, वहीं माहौलियाती आलूदगी और कीड़ों में जहरों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मदाफ़ियत वग़ैरह जैसे अवामिल से किसी हद तक निजात मुमकिन हो सकती है। मौका की मुनासबत से मैं ये दरख्वास्त अरबाब इख्तियार तक काश्तकार की आवाज़ पहुँचाना चाहूँगा कि बहावलपुर ही वो वाहिद डिवीज़न है जो मुल्की कपास की पैदावार में मुस्तकबिल में न सिर्फ कपास की मुल्की ज़रूरत को पूरा कर सकता है, बल्कि एक्सपोर्ट की मद में खातिर खा ज़र मुबादला का भी एक बेहतरीन ज़रिया साबित हो सकता है। लेकिन इसके लिए हमें कपास के उस 60% इलाका को फोकस करना होगा जहां कपास लग रही है लेकिन ज़ेरे ज़मीन पानी कड़वे हैं। हमें आने वाले सालों में डिवीज़न बहावलपुर में अगर कपास को तरवीज देनी है तो नहरी पानी की तकसीम ख़ास तौर पर ख़रीफ़ के मौसम और कपास के वो मरकज़ी इलाका जात जहाँ ज़ेरे ज़मीन पानी खारी है, वहाँ पर पानी की दस्तयाबी को यकीनी बनाना होगा। मुझे बखूबी अंदाज़ा है कि हमारे काश्तकार भाई पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से या वाराबंदी की वजह से किस कदर मसाइल का शिकार हैं। एक बार कपास लगाकर उसको बचाने के लिए कपास की जान के लाले पड़े हुए हैं। रीसोइंग, हीट वेव, ये वो मसाइल हैं जिनका सामना इस वक्त हमारे काश्तकार को है। पानी की वाराबंदी और
इस गर्म मौसम ने मिलकर काश्तकार को काफ़ी हद तक चारों शाने चित किया है, लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ अपने इस डिवीज़न के काश्तकारों को कि जो इस सब के बावजूद, इन नामसाइद हालत के बावजूद कपास लगा रहे हैं, और इंशाअल्लाह हमें बड़ी कवी उम्मीद है कि हम अपना ये अहदाफ जो पैदावार का और बिजाई का इंशाअल्लाह हासिल करके रहेंगे। महकमा अनहार का ताउन अपनी जगह, लेकिन अभी बहुत कुछ करने को बाकी है, और कुछ अंदरूनी मसाइल जिनका ज़िक्र मैं यहाँ करना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन जिनका नेक नियति से हल पानी दस्तयाब करने से पहले इंतहाई ज़रूरी है। जनाबे वाला, बहावलपुर डिवीज़न की आवाज़ को सुना जाए कि मुझे पानी दिया जाए, मुझे पानी दिया जाए, मुझे पानी दिया जाए, कि मैं आज जहाँ गुनागू मसाइल के बावजूद पंजाब की आधी कपास पैदा कर रहा हूँ, पानी की वाफिर दस्तयाबी की सूरत में मेरे ये बेटे कपास की मुल्की पैदावार में दुगना हिस्सा डालेंगे। अब कपास वो फसल है कि जो काश्तकार की उम्मीदों का सहारा है, इस उम्मीद को टूटने नहीं देना, और मेरे काश्तकार भाइयों, इसकी हिफाजत और देखभाल निहायत समझदारी के साथ करनी है, और 25 मन फ़ी एकड़ पैदावार का ख्वाब इंशाअल्लाह पूरा करना है। ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी नहीं, लेकिन उसको पूरा करने के लिए आपकी अंदरूनी विल का होना बड़ा ज़रूरी है। महकमा ज़राअत तौसी बहावलपुर डिवीज़न काश्तकार के साथ कदम ब कदम खेतों में, डेरों पे आपके साथ है। हमारी पूरी टीम इस वक्त पूरे डिवीज़न के अंदर इसी तरह के फार्मर गैदरिंग प्रोग्राम कर रही है। मौजूदा हुकूमत, हमारे सेक्रेटरी एग्रीकल्चर पंजाब लाहौर इफ्तिखार अली सहू साहब, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर साउथ पंजाब जनाब साकिब अली अतील साहब, इनका जो विजन है कि हमने बहावलपुर डिवीज़न को कॉटन किंग बनाना है, तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि मुस्तकबिल में वो इक़दामात उठाए जाएंगे कि जहाँ कपास को फोकस किया जा रहा है, तो वहाँ ज़मींदारान के जो मसाइल हैं उनको भी फोकस में लाया जाए, ताकि हमारा बहावलपुर डिवीज़न जो कपास ऑलरेडी पैदा कर रहा है, वह इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में पंजाब में कपास में अपना इससे भी ज़्यादा हिस्सा डाले। बहुत शुक्रिया। आज के इस सेमिनार के मेहमान ख़ुसूसी जनाब साकिब अली अतील साहब, सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब, हमारे दरमियान मौजूद हैं। सर, वी वेलकम यू इन द हाउस। कपास की फसल से बेहतर पैदावार लेने के लिए कौन कौन से अवामिल कार फरमा होते हैं, मैं मिस्टर सादुर रहमान ज़राअत ऑफिसर से मुल्तमस हूँ, स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और ख़िताब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सादुर रहमान है और मैं मरकज़ नूरपुर नौरंगा तहसील बहावलपुर में बतौर ज़राअत ऑफिसर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। जिस्म पर जो लिबास है, जिस्म पर जो लिबास है, ये धुनी हुई कपास है। कपास की बहाली, पाकिस्तान की खुशहाली, ये हमारा अज़्म, यही हमारी आस है। हम आबाओ अजदाद से कपास की काश्त करते आ रहे हैं, और ये ना सिर्फ हमारी रोज़ी रोटी बल्कि मुल्की मईशत का भी सहारा है। गुज़श्ता साल मौसमी हालात और दीगर मसाइल की वजह से कुछ काश्तकारों ने कम पैदावार हासिल की, लेकिन हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान ऐसे काश्तकार भी मौजूद हैं जिन्होंने महदूद वसाइल और तमाम मसाइल का सामना करते हुए भी 30 मन से ज़्यादा पैदावार हासिल की। आज के इस प्रोग्राम में हम ये गुफ्तगू करेंगे कि हमने गुज़श्ता साल कपास की निगहदाश्त के हवाले से क्या सीखा है, हमें कपास की बेहतरीन पैदावार हासिल करने के लिए किन अवामिल पर अमल करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस वक्त कपास अपने इब्तदाई मराहिल तय कर चुकी है। अगर हमने कपास की काश्त से पहले ज़मीन में गहरा हल चलाया है,
ज़मीन को लेज़र लेवल से हमवार किया है, महकमा ज़राअत की सिफारिश करदा वैरायटियों का इंतखाब किया है, बीज को लगाने से पहले जहर आलूद किया है, कपास की बर वक्त काश्त की है और बिजाई के बाद 24 घंटे के अंदर जड़ी बूटी मार जहर का स्प्रे किया है, तो यकीन करें कि हमने कपास की बेहतरीन पैदावार की बुनियाद रख दी है। इससे आगे का सफ़र भी हमने मिलजुल के तय करना है और कपास की बहाली में अपना किरदार अदा करना है। कपास की बेहतरीन पैदावार के लिए अगला मरहला है खेत में फ़ी एकड़ पौधों की तादाद पूरी करना। ये सिर्फ कपास में ही नहीं बल्कि गंदम, कमाद, धान, मकई, हमारी तमाम फसलों में पैदावार में कमी की एक बड़ी वजह है। गुज़श्ता साल के तजर्बात और मौसमी हालात को मद्देनज़र रखते हुए इस दफ़ा हमने अपने खेत में कपास के 17,500 पौधे पूरे करने हैं। उसके लिए सबसे पहला काम हमने ये करना है कि जब हमारे कपास का उगाव हो जाएगा, हमने खेत का दौरा करना है और देखना है जहाँ बीज का उगाव नहीं हुआ वहाँ पे हमने नागे पूरे करने हैं, यानी दोबारा चोपे लगाने हैं। इसके बाद अगला मरला ये है कि हमने 25 दिन के अंदर अंदर छिद्राई मुकम्मल करनी है। गुज़श्ता साल हम पे ये बात वाज़े हो गई कि जिन काश्तकारों ने कपास का दरमियानी फासला कम रखा था, जुलाई अगस्त में जाके उनके खेत में कपास का जंगल नुमा बन गया। इसका नतीजा ये निकला कि दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से उनकी फूल गुड्डी का घेरा हो गया। दूसरा ये कि उस पर सफ़ेद मक्खी का हमला हो गया। काश्तकार ने खूब मेहनत की, अच्छे से अच्छे जहर इस्तेमाल किए, लेकिन वो जहर कपास के सिर्फ ऊपर वाले पत्तों तक रह गए। निचले पत्तों पर सफ़ेद मक्खी ने शदीद हमला किया, हमारी फसल काली होकर चंद दिनों में ठप होकर रह गई। तो इस साल गुजारिश ये है कि हमने पौधे से पौधे का फासला 1 फुट तक रखना है। इसकी अहमियत मैं आप पे इस तरह से वाज़ा करता हूँ कि अगर हम 1 फुट का फासला रखें तो हमारे खेत में 17,500 पौधे पूरे हो जाएंगे। एक पौधे पर औसतन 42 टिंडे लगते हैं। उन 42 में से हम आधे यानी सिर्फ 20 टिंडे बचा लें, एक टिंडे के अंदर 3.5 ग्राम फुट्टी मौजूद होती है। अब मामला यूँ है कि हमारे खेत में 17,500 पौधे, हर पौधे पे 20 सेहतमंद टिंडे, हर टिंडे के अंदर 3.5 ग्राम साफ़ सुथरी फुट्टी। अगर हिसाब किताब करें तो ये फ़ी एकड़ 30.5 मन पैदावार बनेगी। जिस तरह कहते हैं कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, कपास हमेशा से इस खित्ता के काश्तकारों के लिए मोहब्बत और रिज़्क में बाइस बरकत रही है। कपास के पौधे से हमें मोहब्बत है, लेकिन जड़ी बूटियों के ख़िलाफ़ हमने ऐलान जंग करना है। अब इस जंग में हमारा सबसे पहला हथियार ये है कि हमने ज़मीन की तैयारी बेहतरीन अंदाज से करनी है ताकि जड़ी बूटियों को उगाव से पहले ही तल्फ़ किया जा सके। दूसरा तरीका ये है कि हमने खेले निकालने के बाद जब बिजाई मुकम्मल कर लें तो 24 घंटे के अंदर अंदर हमने जड़ी बूटी मार जहर स्प्रे करना है। ये हमारे सामने जहरों की फहरिस्त मौजूद है जिसमें पेंडीमेथालिन, मेटोलाक्लोर, एस-मेटाक्लोर, इस तरह से कई जहर मौजूद हैं। हम इनमें से कोई भी जहर ज़रूरी माहिरीन की सिफारिशात के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। इन 2 अवामिल पर अमल करने के बावजूद भी हमने जड़ी बूटियों से गाफिल नहीं होना, क्योंकि जब आगे बारिशें होंगी तो जड़ी बूटियों का हमला शदीद हो जाएगा। अगर हमारे पास लेबर दस्तयाब है तो हमने गोडी के ज़रिए जड़ी बूटियों का तदारुक करना है। अगर लेबर दस्तयाब नहीं है, हमने ट्रिपल जीन वैरायटियाँ, जिन्हें फील्ड में ग्लाइफो वैरायटियाँ कहते हैं, CKC3, CKC6, अगर ये वैरायटियाँ हमने लगाई हैं तो हम किसी भी वक्त ग्लाइफोसेट का स्प्रे करके बआसानी जड़ी बूटियाँ ख़त्म कर सकते हैं। अगर हमने ट्रिपल जीन वैरायटियाँ नहीं लगाई तो भी कुजिलोफाब, हेलोक्सीफाब जैसे कई मार्केट में बेहतरीन जहर मौजूद हैं जिनको इस्तेमाल करके हम जड़ी बूटियों का तदारुक कर सकते हैं। इस हवाले से गुजारिश ये है कि जिस तरह हमारी तबीयत ख़राब होती है, हमारी कोशिश होती है कि हम सबसे बेहतरीन डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर ने जो दवाई दी है, जो हिदायत की है, हम उन पर अमल करें ताकि हमें अफाका हो।
बिल्कुल इसी तरह चाहे हम जड़ी बूटी मार जहर स्प्रे कर रहे हैं या कीड़ों या बीमारियों के ख़िलाफ़ जहर स्प्रे कर रहे हों, हमने ज़रूरी माहिरीन से मुशावरत करनी है और इस बात को यकीनी बनाना है कि हमारा जहर स्प्रे करने का जो तरीका इस्तेमाल है, जो मिकदार है, हमारी स्प्रे की टैंकी और नोज़ल हिदायत के ऐन मुताबिक होनी चाहिए। गुज़श्ता साल हम पे ये वाज़े हो गया कि दर्जा हरारत बढ़ने के बाद जिन काश्तकारों ने फसल को पानी का सोका नहीं दिया, मुस्तकिल तौर पे पानी लगाते रहे, उनकी फसल पे सफ़ेद मक्खी का हमला निस्बतन कम हुआ। तो इस साल हमने ये सबक सीखा है कि हमने दर्जा हरारत बढ़ने के बाद पानी का इंतज़ाम करना है और फसल को सोका नहीं आने देना। आपाशी के लिए चंद अवामिल यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहले हम अपनी ज़मीन की हालत देखेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इसे पानी की ज़रूरत है। कहते हैं कि जो अच्छा काश्तकार होता है, कपास का पौधा उससे बातें करता है। जब कपास के पौधे को देखें, उसकी चोटी पे फूल आ जाए, उसके तने पे जो गांठें हैं उनके दरमियानी फासला 2.5 इंच से कम हो जाए, पत्तों का रंग गहरा सब्ज़ हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि पौधा चीख चीख के पानी मांग रहा है। इसी तरह हमने मौसम से भी बाखबर रहना है कि दर्जा हरारत बढ़ रहा है तो हमने पानी का इंतज़ार करना है। अगर बारिशें होने वाली हैं तो हमने पानी नहीं लगाना ताकि हमारे पैसों का ज़िया ना हो। कहते हैं एक मुसाफिर ने किसी देहाती से पूछा कि आपके गांव में कौन से बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं। देहाती ने मासूमियत से जवाब दिया कि हमारे गांव में तो सारे छोटे छोटे ही पैदा होते हैं। कहने को ये एक लतीफ़ा है, लेकिन ये एक आम काश्तकार और बड़े काश्तकार के दरमियान फ़र्क को वाज़े करता है। बड़ा काश्तकार महज अपने रकबे से बड़ा नहीं होता, बल्कि उसमें सीखने की जुस्तजू होती है। वो ज़रूरी माहिरीन के मशवरों पर अमल करते हुए नित नए तजर्बात करता है और काश्तकारी को महज बिजाई करके चंद पानी और खादों तक महदूद नहीं समझता, बल्कि काश्तकारी को कारोबारी नुक्ता नज़र से देखता है और इसके लिए बाकायदा लाहे अमल तैयार करता है। यही वजह है कि वो ज़्यादा मुनाफा कमाता है। ज़्यादा मुनाफा कमाने के 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि हमने अपनी पैदावार में इजाफ़ा करना है। इसके लिए जो मैंने गुजारिशात की हैं, हम उन पे अमल करेंगे तो यकीनन हमारी पैदावार में इजाफ़ा होगा। दूसरा तरीका ये है कि हमने अपने अखराजात में कमी करनी है, पैदावारी लागत को कम करना है। इसका सादा सा फार्मूला ये है कि हमारी फसल को जो चीज़ जब और जितनी मिकदार में चाहिए है, हमने तब और उतनी मिकदार में देनी है। अंग्रेज़ी में इसे इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट कहते हैं। आम ज़बान में हम इसे इस तरह से कहेंगे कि हमने अपनी फसल पर कम से कम खर्च करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार इस तरह से हासिल करनी है कि हमारे पौधे, ज़मीन और माहौल पर कम से कम मनफी असरात मुरतब हों। और ये ज़्यादा पैदावार 1 या 2 साल के लिए ना हो, बल्कि हम अपनी आने वाली नस्लों को ज़रख़ेज़ ज़मीन, सेहतमंद माहौल और बेहतरीन पैदावार का तोहफ़ा दें। इसके साथ ही मैं अपनी आज की गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। बहुत शुक्रिया। जी, ये थे सादुर रहमान साहब, जो कि आपको कपास की पैदावारी टेक्नोलॉजी के हवाले से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया जी सादुर रहमान साहब। अब मैं कपास की फसल को कीड़े मकोड़ों के हमले से कैसे बचाया जा सकता है ताकि मतलूब हदफ हासिल हो सके, और जो आजकल की कैंपेन चल रही है इस हवाले से, उसके लिए मैं दावा देता हूँ डॉक्टर आमिर रसूल, डायरेक्टर जनरल प्लांट प्रोटेक्शन, जनाब डॉक्टर आमिर रसूल साहब। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जनाब इज़्ज़त माब साकब अली अतील साहब, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर साउथ पंजाब, डॉक्टर अज्जम अली भुट्टर साहब, डॉक्टर सईद इकबाल साहब और दीगर हाज़रीन सरसब्ज़ कपास कन्वेंशन, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज बहावलपुर में आकर नहायत ही खुशी महसूस हुई है, क्योंकि कल ही मैं हाफिज़ाबाद में था। हमारा उधर राइस के हवाले से भी हम कैंपेन चला रहे हैं, तो उधर मैं सोच रहा था कि इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह हम $4 बिलियन तकरीबन $4 अरब पे पहुंच गए हैं तकरीबन राइस की एक्सपोर्ट से, जो कि एवर हाईएस्ट है। और
मैं समझता हूँ कि ये इलाका या ये ज़मींदार उससे भी ज़्यादा मेहनती हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये कैंपेन जो इस दफ़ा पूरी प्लान की गई है, वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हदायत पर इफ्तिखार अली साउद साहब सेक्रेटरी एग्रीकल्चर पंजाब, जनाब साकब अली अतील साहब सेक्रेटरी साउथ पंजाब की सरबराही में इस कैंपेन को जब स्टार्ट किया गया, मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि एक पूरे प्लान तरीके से किया गया कि पहले महकमा ज़राअत, हमारे काश्तकारान और प्राइवेट सेक्टर, ये तीनों मिल के, जो कि कपास हमारी मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम की ज़मानत है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसका स्लोगन सेलेक्ट करना था, तो जो आपको नज़र आ रहा है, कपास की बहाली, किसान की खुशहाली, ये एक बंदे ने नहीं बनाया। ये मेरा ख्याल है कि हज़ारों हमने इस पर डिस्कशन की, कई दिन लगे रहे, फिर जाके बनाया कि एक थीम दिया जाए जिस पे हम काम करें और बेहतरीन कपास की पैदावार का असूल यकीनी बनाएं। और बिल्कुल गवर्नमेंट, महकमा ज़राअत, हुकूमत पंजाब, प्राइवेट सेक्टर, ये उसी की एक आपको मिसाल नज़र आ रही है कि सर सब फर्टिलाइज़र वालों ने एक बेहतरीन सेमिनार का इनेकाद किया है। उसके लिए मैं सईद इकबाल साहब का, डॉक्टर साबर सियाल साहब का, इमरान हमीद, अरशद अशरफ साहब का, सबको, उनको और मैं अपने महकमा ज़राअत तोसी के अफसरान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एक बेहतरीन सेमिनार का इनेकाद किया गया। और इतनी गर्मी में लोग ये कपास से मोहब्बत की गमाजी करते हैं कि आप लोग मौजूद हैं। दूसरा, इसमें जैसे पहले गौरी साहब फरमा रहे थे कि हमारा 50% कपास जो है वो बहावलपुर में है। महकमा ज़राअत बिल्कुल हर पूरी तरह अलर्ट है। हम इसमें तमाम अपने जितने भी सोशल मीडिया एक्सटेंशन टूल्स सारे इस्तेमाल करेंगे। हमारी फील्ड टीमें सेक्रेटरी साहब की हदायत पर उनकी डिजिटल मॉनिटरिंग की जाएगी और तमाम ऑफिसरान फील्ड में मौजूद होंगे, फार्मर के साथ खड़े होंगे और इंशाअल्लाह ताला हम ये कैंपेन शाना बशाना चलेंगे। इस हवाले से किसान के सहूलत के लिए प्लान है कि इंशाअल्लाह जून से किसान सहूलत सेंटर बनाए जाएंगे तहसील की सतह पर, जहाँ पर क्वालिटी पेस्टिसाइड्स अर्जा नरखों पर मुनासिब कीमत पर प्राइवेट सेक्टर से रिक्वेस्ट करके उनको इंश्योर किया जाएगा। हमारे जो पेस्ट पोजीशन है, पेशन गोई, वो रेगुलरली इशू की जाएगी, अलर्ट्स इशू किए जाएंगे और साथ साथ एडवाइज़री 15 रोज़ा दी जाएगी जिस पर फील्ड टीम जो है वो जाके फर्दर डिसेमिनेट करेंगी और फार्मर को बताएंगी इस वक्त कपास की फसल पर ये कीड़े हमलावर हैं और इनको इस तरह कंट्रोल करें। और हम इंशाअल्लाह ताला स्टार्ट में मरबूत तरीका इंसदाद से स्टार्ट करेंगे। देखें, ज़रूरी अद्वियात की अहमियत से कोई मतलब दो राय नहीं है, लेकिन अभी तक मैं डाटा देख रहा था तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इन कंफर्टेबल पोजीशन एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। पिछले साल आजकल जेसड का और वाइट फ्लाई का बहुत शदीद हमला था। इस साल अभी तक हमारे इक्का दुक्का हॉट स्पॉट आ रहे हैं, वो भी अगेती कपास पे है, कोई तरबूज में लगी है, कोई खरबूजे में लगी है। तो अगर कीड़े बीमारी के हवाले से बात करें तो कपास की फसल इस वक्त अच्छी पोजीशन में है। इंशाल्लाह अगर यही आपने पहला स्प्रे हत्तल वसा डिले किया, हफ्ते में 2 बार पेस्ट स्काउटिंग की, तो इसमें कोई इंशाल्लाह मैं पूरा यकीन से कह सकता हूँ कि जिस तरह राइस में हम एक्सपोर्ट में इस दफ़ा एवर हाईएस्ट गए हैं, अगर आप लोग जिस तरह लास्ट ईयर आपने मेहनत की है अगर उसी तरह करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर होगा, हम भरपूर पैदावार लेने में इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। इसीलिए दूसरी हमारी जो है, क्योंकि पेस्टिसाइड क्वालिटी कंट्रोल हवाले से आपसे थोड़ा सा बताता चलूँ कि एक बहुत ज़्यादा ज़ीरो टॉलरेंस है एग्रेसिव कैंपेन हम स्टार्ट किए हुए हैं। और उसकी मिसाल मैं अगर दूं तो सेक्रेटरी साउथ पंजाब की सरबराही में टीम ने रेड किया और 3 दिन पहले कोई 9 करोड़ की जाली इलीगल स्मगल्ड पेस्टिसाइड पकड़कर थानों में दी, बंदे गिरफ्तार किए। और ये कैंपेन एग्रेसिवली पूरे साउथ पंजाब, सेंट्रल पंजाब, पूरे पंजाब में इंशाल्लाह चलेगी। इस पे सीएम पंजाब का बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है, उनकी वाज़ेह हदायत हैं फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड में क्वालिटी कंट्रोल को इंश्योर किया जाए और ज़मींदारों को क्वालिटी पेस्टिसाइड, क्वालिटी फर्टिलाइज़र उनकी सप्लाई को यकीनी बनाया जाए।
इन्हीं अल्फाज के साथ, चूँकि अभी तक मैं जैसे बताया कि टेक्निकल बातें बहुत सारी होंगी, अभी आपके पास और माहिरीन आएंगे, मैं एक दफ़ा फिर सब फर्टिलाइज़र वालों का बहुत मशकूर हूँ, अपने महकमा ज़राअत तोसी के ऑफिसरान का, अंजुम अली भुट्टर साहब का, चूँकि ये इनिशिएटिव में वो हमारे साथ थे। इसके अलावा आप सब का भी कि आप इतनी गर्मी में तशरीफ़ लाए और यहाँ से जो कुछ सीख के जाएंगे, ये 1000, 1200, 1500 बंदा नहीं है, ये समझ लें तबलीगी जमात वाला काम है। हम ये समझते हैं कि ये हमारा मैसेज पूरे डिवीज़न बहावलपुर में जाएगा इंशाअल्लाह। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी, बहुत शुक्रिया सर। ये थे अंजुम अली भुट्टर साहब, प्रोजेक्ट डायरेक्टर महकमा ज़राअत तोसी, जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। अब मैं स्टेज पर जिस शख्सियत को दावत देने लगा हूँ, डॉक्टर मोहम्मद सईद इकबाल साहब। आप फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में वसी तजर्बा रखते हैं। आपने मुल्क में मौजूद तमाम फर्टिलाइज़र्स कंपनी में खिदमात सर अंजाम दी हैं। आप फातिमा फर्टिलाइज़र में टेक्निकल डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं। बदलते हुए मौसमी हालात में कपास की फ़ी एकड़ पैदावार को किस तरह बढ़ाया जा सकता है, डॉक्टर सईद इकबाल साहब कपास में मुतवाज़न खादों के इस्तेमाल के बारे में अपने काश्तकारों को आगाह करेंगे। आप सबकी भरपूर तालियों में डॉक्टर सईद इकबाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब ऑनरेबल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर साउथ जनाब साकिब अली अतील साहब, जनाब डॉक्टर अंजुम अली भुट्टर साहब एक्स डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर, जमील गौरी साहब डायरेक्टर बहावलपुर डिवीज़न, डायरेक्टर एग्रीकल्चर बहावलपुर डिवीज़न, हमारे काश्तकार हजरात, हमारे डीलर हजरात और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की टीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग बहुत गर्मी में हैं, मुझे एहसास है एसी भी शायद उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे। मैं टेक्निकल क्रू से थोड़ी सी दरख्वास्त करूंगा कि एसी का ज़रा थर्मोस्टेट बेहतर कर दिया जाए कि जी थोड़ा सा, ताकि बेहतरी आ जाए। बस प्रोग्राम इख्तिताम की जानिब है। देखें, जो ज़राअत है इसके अंदर अगर कपास को देखा जाए तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जो अगर आप कपास की फसल को बेहतर तरीके से मैनेज कर जाते हैं तो हमारी मुल्की मईशत बहुत हद तक ठीक हो जाती है। आप ये देखें कि हमारी तकरीबन 32-34 बिलियन डॉलर, अरब डॉलर की जो एक्सपोर्ट होती है, उसके अंदर 60% जो किरदार है, 60% जो कंट्रीब्यूशन है, वो सिर्फ़ और सिर्फ कपास से आता है। अब कपास जो है वो हमने पिछले साल देखा कि तकरीबन 8.4 मिलियन बेल, उससे पिछले साल हमने देखा तो 4.9 मिलियन बेल हमने बनाई। अगर आप 1 मिलियन बेल फालतू बनाते हैं तो तकरीबन कोई $1.25 अरब से $1.5 अरब के बीच में इसकी 1 मिलियन बेल की जो आगे वैल्यू एडेड चीज़ें बनती हैं, जिसमें आपकी जिनिंग फैक्ट्रीज़ भी शामिल होती हैं, जिसमें आपकी टेक्सटाइल मिलें भी शामिल होती हैं, तो वो 1 से 1.5 बिलियन डॉलर, 1 से 1.5 अरब डॉलर का पाकिस्तान को उसका फ़ायदा मिलता है। अब जो हम जितनी रकबे पे काश्तकारी कर रहे हैं, इसमें अगर देखा जाए तो 1 मिलियन बेल बनाने के लिए, मैं अभी थोड़ा सा अंदाज़ा लगा रहा था, तो जितने रकबे पे इस वक्त कपास काश्त हो रही है, अगर आप 1 मन पूरे पाकिस्तान के अंदर 1 मन हर एकड़ में से ज़्यादा निकाल लें तो ऑन एन एवरेज ये तकरीबन आपकी कोई 1 मिलियन बेल जो है वो बन जाती है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि जी हमारे पास क्या ये गुंजाइश मौजूद है कि 1 से 2 मन फी एकड़ पैदावार को ज़्यादा निकालना। हमने यहाँ पे देखा है कि हमारी औसत जो मुल्की पैदावार है वो 20-22 मन तक होती है, लेकिन इन्हीं माहौल के नतीजे में अगर आप देखें तो हमारे कई काश्तकार 30 मन 40 मन पैदावार भी ले रहे हैं। पिछले दिनों हमने एक प्रोग्राम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से के साथ मिल के गोजरा में किया। वहाँ के काश्तकार ने अपना जब तजर्बा बताया तो उसने अर्ली काश्त लगाई, अच्छी वैरायटीज़ लगाई, अच्छी किस्म की खादें इस्तेमाल की, यानी हर मरहले पर उसने भरपूर तवज्जो दी, तो उसने 80 मन फी एकड़ पैदावार से भी ज़्यादा पैदावार हासिल की। अब ये जो गैप है इसको किसी तरीके से फिल करना है। हम ये नहीं कहते कि हर काश्तकार जो है वो इतनी पैदावार ले लेगा, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो बहुत नीचे पैदावार ले रहे हैं, इसी माहौल के अंदर, इसी एनवायरनमेंट के अंदर बाकी जो लोग ज़्यादा पैदावार ले रहे हैं
उनको एक ही, हम जिस तरह अब डॉक्टर साहब ने भी बताया कि ये खित्ता वो है जहाँ पे हर किस्म का काश्तकार मौजूद है। ठीक है, हमारी कोशिश ये होती है कि हम तरक्की पसंद काश्तकार वाला जो हदफ है वो अपने लोगों तक पहुँचाया जाए। जी, हम लोग कपास का जिक्र कर रहे थे, तो एक जो कपास का एस्पेक्ट है वो मैंने आपको बताया दिया कि मुल्क की मईशत के अंदर इसका कितना बड़ा किरदार है। साथ साथ जो हमारी रूरल फॉक होती है, जो देहात के लोग होते हैं, उनके लिए ये और ज़्यादा अहम है। आपको पता है कि बिजाई के वक़्त हमारी जो माएँ बहनें जो खेतों में काम करती हैं, बिजाई का अमल हाथों के ज़रिए से मैनुअल तरीके से किया जाता है, उसमें उनका बहुत बड़ा किरदार होता है। इसी तरीके से छिदराई का अमल, नागे पुर करना, और आखिर में जब चुनाई का अमल होता है तो वो भी जो है वो हमारी माएँ बहनें ज़्यादातर उसमें अपना बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आमतौर पे ये देखा गया है कि जब भी कपास की फसल बहुत अच्छी होती है तो उस वक़्त हमारे जो खेत, हमारे जो देहात होते हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा खुशहाली जो है वो आ जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके अंदर ख़ानदान इस तमाम के साथ वाबस्ता होते हैं। उसके साथ साथ जो जिनिंग फैक्ट्रीज़ होती हैं और जो टेक्सटाइल मिलें होती हैं, कई सैकड़ों हज़ारों ख़ानदानों का जो रोज़गार होता है उसके साथ वाबस्ता होता है। तो इन तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए तो कपास की फसल मुल्क की मईशत के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती है। आप ये देखेंगे कि हमारी जो फ़ी एकड़ कौमी पैदावार है, अगर हम कपास में देखें तो 20 मन फ़ी एकड़ है, जबकि हमारे जो तरक्की पसंद काश्तकार हैं वो 30 से 35 मन फ़ी एकड़ पैदावार जो है वो ले रहे हैं। यानी 10 से 15 मन फ़ी एकड़ पैदावार के अंदर गैप मौजूद है। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर 6 मिलियन एकड़ के ऊपर कपास लगती है, अगर 1 मन अपनी फ़ी एकड़ पैदावार को आप बढ़ाते हैं तो 1 मिलियन बेल जो है वो इजाफी पैदा हो जाती है। लिहाजा आप लोगों का इसमें बहुत बड़ा किरदार है, खुसूसन बहावलपुर डिवीज़न के फार्मर का, क्योंकि जैसे गौरी साहब ने कहा कि जी इस पूरे पंजाब की काश्त के अंदर 50% हिस्सा जो है वो इस डिवीज़न के लोगों का है। लिहाजा आप लोगों का किरदार बहुत अहम है, और जितनी आप लोगों की मेहनत होगी वो न सिर्फ आपके डिवीज़न के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए ये इसका बहुत बड़ा किरदार होगा। अगर हम खादों के हिसाब से देखें तो जो खुराकी अज्जा हैं, ये तकरीबन इस वक्त सारे के सारे खुराकी अज्जा हमारी ज़मीनों के अंदर जो कुदरती तौर पर मौजूद थे, बार बार फसलें काश्त करने के बाद, ज़्यादा पैदावार लेने के बाद, वो अनासर की अब कमी हो चुकी है। नाइट्रोजन जो है वो 100% हमारी ज़मीनों में कम हो चुका है। फास्फोरस भी जो है वो तकरीबन 80 से 90% ज़मीनों में कम है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक आप नाइट्रोजन और फास्फोरस इस्तेमाल नहीं करेंगे आपकी पैदावार उस तरीके से आ ही नहीं सकती। और यही वो फ़र्क होता है जो आम काश्तकार और तरक्की पसंद काश्तकार को अलहदा करता है। आम काश्तकार ये सोचता है कि मैं अगर खादों का इस्तेमाल कम करके इसमें से कुछ बचत कर लूँगा, लेकिन आखिर में उसको जो नुकसान उठाना पड़ता है पैदावार की शक्ल में, वो तरक्की पसंद काश्तकार जो है वो ये इस तरीके से उसकी सोच नहीं होती। वो जितनी खुराकी अज्जा की ज़रूरत होती है उतनी वो पौधों को फराहम करता है और उससे भरपूर पैदावार जो है वो लेता है। अब ये देखें, कपास की फसल के अंदर 2 ऐसे चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर आप सबसे ज़्यादा खर्चा करते हैं। एक जो पेस्टिसाइड्स होती हैं, जो कीड़े मार अद्वियात होती हैं, और उसके साथ साथ जो खादें होती हैं। लिहाजा इन दोनों चीज़ों के ऊपर, खुसूसन खादों के ऊपर, अगर आप इस तरीके से तवज्जो दें कि मैंने कौन सी खाद इस्तेमाल करनी है, यानी आप सिर्फ देखा देखी नहीं कि फ़लाँ फार्मर ये कर रहा है या फ़लाँ मार्केट से ये खाद मिल रही है, फ़लाँ डीलर ये खाद मुझे दे रहा है, उधार पे दे रहा है, सस्ती दे रहा है, नहीं। आपने इसका भरपूर जो है तवज्जो के साथ आपने ये देखना है कि मेरी ज़मीनों को किस किस्म की खाद की ज़रूरत है, आबो हवा के हिसाब से, ज़मीन के हिसाब से, पौधों के हिसाब से, तो वो खादें आप सिलेक्ट करें। जब आप अच्छी किस्म की खाद सिलेक्ट कर लें तो फिर दूसरा अहम फैसला आता है कि कितनी मिकदार में खाद इस्तेमाल की जाए। क्योंकि अगर आपकी फसल जो है वो आप चावल लगा रहे हैं तो उसके लिए मुख्तलिफ मिकदार में आपको खाद चाहिए होगी। अगर आप कपास लगा रहे हैं तो वो मुख्तलिफ मिकदार में खाद चाहिए होगी। अगर आप
कोई जो अर्ली जिसे कहते हैं कि आपने शुरू में फरवरी मार्च के अंदर कपास लगा ली, तो उसकी ऑब्वियसली उसकी चूँकि पैदावार ज़्यादा आती है, लिहाजा उसके अंदर आपकी खादें ज़्यादा डालनी पड़ेगी। लिहाजा पैदावारी हदफ जो है वो ये डिसाइड करता है कि उसकी बेसिस के ऊपर आप फैसला करते हैं कि इस वक्त पौधे को कितनी मिकदार में जो है वो खाद चाहिए। तीसरा अहम जो चीज़ होती है वो ये होती है कि किस वक्त पे इस्तेमाल करनी है। आप लोगों ने देखा होगा ना कि हम जब अपने खाने का फैसला करते हैं तो हमें पता होता है कि किस टाइम के ऊपर हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, हम उस वक्त खाना जो है वो इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जो पौधे होते हैं उनकी अपनी ज़रूरियात होती हैं, उनका जो बढ़ोतरी का अमल होता है, उनके जो क्रिटिकल मराहल जिनको कहते हैं, ख़ास मराहल जिसके अंदर आपकी पैदावार जो होती है वो डिसाइड करनी होती है। अगर आप उस मरहलों के ऊपर आप अपनी खाद की जो एप्लीकेशन है, खाद इस्तेमाल ना करें तो वो आपकी पैदावार में खातिर खा कमी आ जाती है। और चौथा ये है कि किस तरीके से इस्तेमाल करना है। देखें, ये जो 4 बुनियादी उसूल हैं, ये IPNI एक इंटरनेशनल इदारा है और उनकी कई सालों की रिसर्च के बाद वो सिंपल 4 उसूलों पर पहुँचे हैं कि अगर इन 4 तरीक़ों पे अगर हमारा काश्तकार जो है वो तवज्जो दे देता है कि कौन सी खाद इस्तेमाल करनी है, कितनी मिकदार में इस्तेमाल करनी है, किस टाइम पे इस्तेमाल करनी है और किस तरीके से इस्तेमाल करनी है, अगर इन 4 मराहल के ऊपर आप खुसूसी तवज्जो दे देते हैं तो कोई ऐसी वजह नहीं है कि आपकी ना सिर्फ पैदावार में इजाफा होगा बल्कि आपके जो फ़ी एकड़ अखराजात हैं वो भी आपके कम हो जाएंगे, क्योंकि जितनी खाद आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारी की सारी खाद पैदावार की शक्ल में दोबारा आपको वापस मिल रही होगी। जिस तरह साद साहब यहाँ पे तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने 2 चीज़ें बताई थी कि या तो ये है कि आप अपनी पैदावार को बढ़ा लें, फिर कीमत आपको जो भी मिलती है। देखिए, मैं आपको सिंपल सी मिसाल देता हूँ कि अगर एक काश्तकार 40 मन पैदावार लेता है और 3,000 रुपये में बेचता है तो आपको 1 एकड़ में से 1,20,000 मिला, ठीक है। अब दूसरी तरफ ये क्या है कि वो 30 मन पैदावार लेता है और वो ये कोशिश करता है कि 4,000 रुपये में बिके 1,20,000 लेने के लिए। अब ये जो चीज़ है ये आपके कंट्रोल में नहीं है, मार्केट फोर्सेस हैं, कभी प्राइस ऊपर चली जाएगी, कभी आपको अच्छी मिल जाएगी, कभी नहीं भी अच्छी मिलेगी। लेकिन जो दूसरी चीज़ है फ़ी एकड़ पैदावार, वो आपके कंट्रोल में है। लिहाजा आप कोशिश करें कि जो फ़ी एकड़ पैदावार वाला एलिमेंट है उसके ऊपर आप भरपूर तवज्जो रखें ताकि आप पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा लें। फिर अगर अच्छी कीमत मिल जाएगी तो आपको मुनाफा मज़ीद अच्छा मिल जाएगा। अब कपास की फसल के लिए कौन सी जो अच्छी खादें हैं वो आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। नेक्स्ट प्लीज़ आइए। तो ये देखें, ये वो ग्राफ है जो मुझे याद है कि हम ये फैसला भावलपुर के अंदर हमारा ये 4था प्रोग्राम है। हम हमेशा से आपको ये याद दहानी करवाते हैं कि जब भी आप खाद लेने जाएं पहले अपनी ज़मीन को समझें। हमारी ज़मीन की जो आम तौर पे पाकिस्तानी ज़मीनों की pH है वो 8.5 के करीब है, 8 या 3 या इससे ऊपर है। अब ये जो pH जो होती है ये और कोई नुकसान नहीं देती है, सिर्फ ये नुकसान देती है कि फास्फोरस वाली खाद, खुसूसन फास्फोरस वाली खाद जो हमारे काश्तकार हज़रात इस्तेमाल करते हैं वो आप इस्तेमाल तो करेंगे लेकिन वो हल पजीर नहीं होगी। अगर ज़्यादा pH वाली ज़मीन है और खाद भी ज़्यादा pH वाली है तो वो हल पजीर नहीं होगी और वो पौधे को दस्तयाब नहीं हो सकेगी। उसके मुकाबले में आप ऐसी खाद इस्तेमाल करें जिसकी pH कम है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो वाइट लाइन लगी हुई है इस यहाँ पे 8 जो है हमारी pH है, इसमें फास्फोरस वाली खाद आपको देखते हैं कि कम से कम पौधों को दस्तयाब होती है। इसी तरीके से जो जिंक और बोरान वाली खादें हैं ये भी इस pH के ऊपर बहुत कम दस्तयाब होते हैं। अब इसका हल क्या है? एक हल तो ये है कि किसी तरीके से हम ज़मीन की pH को कम कर लें। ये टेक्निकली अगर देखा जाए तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि ज़मीन इतना बड़ा उसका हुजम होता है कि उसकी pH कम करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा जदोजहद करनी पड़ेगी। लेकिन फिर उसके अंदर एक बफरिंग कैपेसिटी होती है जिसकी वजह से वो दोबारा उसकी pH अपनी असली हालत में वापस आ जाती है। लिहाजा ये हमारे पास हल नहीं है। दूसरा हल क्या है? आप देखिएगा कि दूसरा हल ये है कि हम अपने खाद के इंतखाब के वक़्त ऐसी खाद का इंतखाब करें जिसकी pH जो होती है वो कम होती है। अगर हम पाकिस्तान के अंदर बनने वाली खादों में से देखें तो सरसब्ज नाइट्रोफास एक ऐसी खाद है जिसकी pH जो होती है वो सबसे कम है और वो जो है
आपकी जो 3.5 pH वाली खाद है वो जब 8.3 या 8.4 pH वाली ज़मीन के ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो वक्ती तौर पे उसकी pH कम हो जाती है। जिस जगह पे दाना गिरता है उस जगह के ऊपर जो pH होती है वो कम हो जाती है, और ये वही वक्त होता है जब पौधे की जड़ें बन रही होती हैं और पौधा वहाँ से वो फ़ौरन जज़ब कर लेता है। जब वो ज़्यादा मिकदार में फास्फोरस को जज़ब कर लेता है तो आगे आने वाले मराहिल के लिए पौधा सेहतमंद उगता है, उसकी जड़ें सेहतमंद होती हैं, पौधे का तना और उसकी ग्रोथ जो होती है वो सेहतमंद होती है। लिहाजा आप जब भी खाद का इंतखाब करने जाएं तो सरसब्ज नाइट्रोफास जिसकी पीएच जो होती है वो 3.5 के करीब होती है, अगर वो आप बिजाई के वक्त आप इस्तेमाल करते हैं, या इसका एक और जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि ये अगर आप किसी वजह से बिजाई के वक्त या ज़मीन की तैयारी के वक्त इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आने वाले मराहल के ऊपर पहले पानी के ऊपर भी आप इसको उतनी ही अफादियत के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये वाहिद खाद है कि जिसका पहले पानी के ऊपर इस्तेमाल बाकी तमाम दस्तयाब फास्फोसी खादों के मुकाबले में इसका असर जो होता है वो ज़्यादा होता है। साथ साथ ये इसके अंदर जो नाइट्रोजन होती है वो भी दो तरह की होती है, नाइट्रेट और अमोनिकल नाइट्रोजन। तो एक किस्म की नाइट्रोजन फ़ौरन पौधे को मिल जाती है और एक आहिस्ता आहिस्ता मिलती रहती है, जिससे नाइट्रोजन का ज़्यादा भी जो होता है वो कम से कम होता है। और तीसरी चीज़ जो मैंने आपको पहले बताई थी कि हमारी पीएच चूँकि ज़मीनों की ज़्यादा है, लिहाजा ये ज़मीन की पीएच के ऊपर तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं डालेगी लेकिन मज़ीद इसको ख़राब होने से बचाएगी। लिहाजा सरसब नाइट्रोफास जो है बाकी तमाम दस्तयाब फास्फोरसी खादों के मुकाबले में इसकी जो खुसूसियात हैं वो बहुत अच्छी हैं, और ये हमारी फसलों हमारी ज़मीनों के हिसाब से इसका जो फ़ायदा है वो बहुत अच्छा मिलता है। दूसरा जो है वो हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन के अंदर आपको मेन दो खादें आती हैं, एक यूरिया आता है और एक कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट आती है। तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो है ये उस तरह की खाद है जहाँ पे दो तरह की नाइट्रोजन है, उसमें अमोनियम भी है और उसमें नाइट्रेट भी है। अब इन दो तरह की जो अज्जा हैं उसका फ़र्क क्या पड़ता है? उसका फ़र्क ये पड़ता है कि एक नाइट्रोजन जो होती है वो नेक्स्ट प्लीज़ कीजिएगा जी। तो अब जो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है इसके अंदर दो तरह के अज्जा हैं, एक अमोनिकल नाइट्रोजन है और एक नाइट्रेट नाइट्रोजन है। दोनों नाइट्रोजन है लेकिन इनकी कीमियाई हालत मुख्तलिफ होने की वजह से इनका जो ज़िया होता है वो कम से कम होता है। साइंसी तजर्बों से ये चीज़ साबित हुई है कि अगर देखा जाए तो यूरिया जो ज़्यादातर हमारी ज़मीनों में इस्तेमाल होता है उसमें 30 से 40% यूरिया जो होता है वो बुखारात बनकर उड़ जाता है। यानी आपने ख़र्चा अपनी फसल पे किया लेकिन वो बुखारात बनकर उड़ जाएगा और पौधे को वो दस्तयाब नहीं होगा। उसके मुकाबले में अगर आप सरसब्ज कैन ग्वारा या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं तो यही ज़िया जो 35 से 40% तक होता है वो सिर्फ 3 से 4% तक, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो ज़ाया होती ही होती है लेकिन उसका ज़िया यूरिया के मुकाबले में बहुत कम है, 3 से 4% तक उसका ज़िया होता है। लिहाजा कोशिश करें कि नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए सरसब्ज कैन ग्वारा का जो है वो इस्तेमाल करें। ये लंबे अरसे तक पौधों को जो है वो उसके अज्जा मिलते रहते हैं और साथ साथ जो है इसकी दस्तयाबी लंबे अरसे तक रहती है, ज़ाया इसका कम से कम होता है और साथ में ये कम पानी वाले इलाकों में भी क्योंकि ये फ़ौरन हल पजीर होता है तो ये पौधे को उसकी दस्तयाबी जो है वो मिल जाती है। नेक्स्ट प्लीज़ कीजिएगा। दूसरा यह है कि कितनी मिकदार में इस्तेमाल की जाए। देखें, अगर हमारा पैदावारी हदफ जो है वो तरक्की पसंद काश्तकार वाला है, हम कपास की शक्ल में हम कहते हैं कि 35 से 40 मन हमने अपना पैदावारी हदफ रखा हुआ है, 20 मन वाला नहीं है, 40 मन वाला पैदावारी हदफ आपने रखा हुआ है, तो फिर हमें कितनी इस्तेमाल करनी चाहिए? नाइट्रोजन उसको आपको कम से कम 96 किलोग्राम नाइट्रोजन जो है वो देनी चाहिए और साथ साथ 40 किलोग्राम फास्फोरस और 37.5 किलोग्राम जो है वो पोटाश इस्तेमाल करनी चाहिए। ये है उसके खुराकी अज्जा की मिकदार। ये किलोग्राम जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का है। अगर हम इनको खादों में तब्दील करें कि कितनी खादें जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं तो वो आप ये देखेंगे कि 2 बोरी आपको जब आप पौधा लगाते हैं तो नाइट्रोफास का उस वक़्त आप इस्तेमाल करें
और साथ में 2 बोरी जो है वो जब इसके आपके फूल निकलने का अमल शुरू होता है तो उस वक्त 2 बोरी नाइट्रोफास जो है वो इस्तेमाल करते हैं। देखें, ये 2 स्टेज मैंने आपको बताया था कि एक इंतखाब वो हमने कर लिया कि सरसब्ज नाइट्रोफास और कैन ग्वारा बेहतरीन खाते हैं, फिर कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना है और किस टाइम पे इस्तेमाल करना है। ये स्लाइड इन दोनों का जवाब आपको दे रही है कि आपने 2 बोरी नाइट्रोफास की बिजाई के वक्त, क्योंकि बिजाई के वक्त जब पौधा बन रहा होता है उसकी जड़ें बननी होती हैं, उसका उगाव होना होता है, उस वक्त उसको खुराक की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। साथ साथ फिर जब फूल बनने का अमल आता है, आपको पता है कि जो पत्ते होते हैं ये सिर्फ खुराक प्रोवाइड करते हैं। हमारे काम की जो चीज़ें होती हैं कपास के अंदर वो फूल होते हैं, उन फूल से टिंडे बनने होते हैं और टिंडों से आगे कपास बननी होती है। लिहाजा इस वक्त पौधे को सबसे ज़्यादा जो है वो फास्फोरस की भी ज़रूरत होती है। तो आपने 2 बोरी नाइट्रोफास जो है वो फूल बनने का अमल, जो कि तकरीबन कोई 40 से 45 दिन कपास लगने के टाइम पे आता है, तो उस वक्त आपने इसका इस्तेमाल करना है। लिहाजा वो काश्तकार हजरात जिन्होंने बिजाई के ऊपर अगर नहीं डाली तो ये 4 बोरी 2 अकसात में अभी भी उसको वो दे सकते हैं। और उसके बाद फिर आपको 3 से 4 बोरी नाइट्रोजन आपने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी, पौधों की साख्त और उनको जो पौधों का कलर है उसको मद्देनज़र रखते हुए 2 से 3 डोजेज़ में कहीं पे आप 3 बैग लगा रहे होंगे। अगर आपके पौधे जो हैं वो ज़रा वीक, कमज़ोर या जर्द होने शुरू हुए हैं तो 4 बैग आप कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या कैन ग्वारा के आप लगा देते हैं। अगर ये आप खादें इस्तेमाल करते हैं तो आप अपना तवक्को कर सकते हैं कि आपका पैदावारी हदफ जो होगा वो तकरीबन 35 से 40 मन फी एकड़ वाला वो हासिल हो जाएगा। अब किस टाइम के ऊपर इस्तेमाल करना है ये मैंने आपको अभी भी बता दिया है। और आगे जो है ये ज़मीन की तैयारी वक्त हमने आपको बताया कि 2 बैग नाइट्रोफास के और साथ साथ उसी टाइम के ऊपर 1.25 से 1.5 बैग आपने पोटाश का जो है, क्योंकि पोटाशियम जो है वो भी हमारी ज़मीनों में उसकी कमी हो गई है, उसका इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से बिजाई के तकरीबन 40 से 50 दिनों के बाद, कहीं पे 30 दिनों के बाद भी जब फूल निकलने का अमल शुरू होता है तो वहाँ पे 2 बैग आपने नाइट्रोफास जो है वो लगाना है। और उसके बाद फिर आपने 3 से 4 बैग आपने कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट सब कैन ग्वारा का इस्तेमाल जो है वो पौधे की सेहत को देखते हुए करना है। ये जहन में रहे कि ज़्यादा नाइट्रोजन का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो आपको जो कीड़े मकोड़े हैं उनका हमला जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि कपास सरसब्ज ज़्यादा होती है। लिहाजा कोशिश करें कि नाइट्रोजन का इस्तेमाल उसी वक्त करें जब पौधे को उसकी ज़रूरत होती है। अब ये है कि सही जगह, किस जगह के ऊपर इस्तेमाल करना है, इसकी आप लोगों से गुजारिश यही होती है। आपको डायरेक्टर साहब ने भी बताया कि अगर आप मशीनी काश्त के ऊपर जाते हैं तो उस वक्त ये आप हर चीज़ आपके कंट्रोल में होती है। आप खाद वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे जड़ें उग रही होती हैं और वो पौधे के बिल्कुल जड़ों के नज़दीक जाके पहुँचती है तो ज़ाया होने से वो बच जाती है। लिहाजा कोशिश करें कि अपनी जितनी भी काश्त है, जहाँ तक मुमकिन है आप अपनी मशीनी काश्त पर इसको लेकर आएँ, ताकि आपकी जड़ी बूटियों का भी तदारक आपके हाथ में होता है, पौधों की तादाद का भी जो है वो आपके हाथ में होता है कंट्रोल, और साथ साथ जो आपको उसको खादें दे रहे हैं उसका कंट्रोल भी आपके हाथ में होता है। खादें वहाँ तक पहुँचती हैं, उन जड़ों तक पहुँचती है जहाँ से पौधा उसको आसानी से जज़ब कर लेता है। लिहाजा आपकी इस्तेमाल शुदा खादें ज़ाया नहीं जाती और वो पैदावार की शक्ल में आपको वापस मिल जाती हैं। ये एक चंद एक गुजारिशात थी, अगर इनके ऊपर आप तवज्जो रखेंगे तो मेरा ख्याल में कोई ऐसी वजह नहीं कि जो तरक्की पसंद काश्तकार 30-40 मन फी एकड़ पैदावार ले रहे हैं, हमारा आम काश्तकार भी वो इतनी पैदावार ले सके। फ़र्क जो है वो सिर्फ तवज्जो का है कि अगर इन चीज़ों के ऊपर आप तवज्जो रखते हैं तो आपकी पैदावार भी तरक्की पसंद काश्तकार वाली 30 से 40 मन फी एकड़ तक आपकी पहुंच सकती है। आखिर में आप लोगों से गुजारिश है कि इन तमाम चीज़ों का आप ख़ास ख्याल रखें और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर आमिर रसूल साहब, और साथ साथ आपको बहुत बहुत मुबारक, इतनी यंग एज में अल्लाह ताला ने आपको इतने बड़े ओहदे से नवाजा है। तो पूरे हाल की तरफ से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भरपूर तालियां जनाब आमिर रसूल साहब के लिए कि जिन्होंने माशाल्लाह ये मेरे भी क्लास फेलो हैं, आमरान हमीद साहब की भी क्लास फेलो हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरे पंजाब को ये हेड कर रहे हैं। भरपूर तालियां एक दफ़ा फिर उनके लिए स्पेशल लाहौर से तशरीफ़ लाएँ। अब मैं जिस शख्सियत को दावत ख़िताब देने जा रहा हूँ उससे पहले
मैं एक किता नज़र महफल करूँगा दोस्तों के, हर पासे हरियाली होवे, हर पासे हरियाली होवे, सब दा अल्लाह वाली होवे। हर पासे हरियाली होवे, सब दा अल्लाह वाली होवे। खुशियां वीर किसान मनावन, खुशियां वीर किसान मनावन। फुल्लां लद्दी डाली होवे, भरे भड़ोले रहन हमेशा। बाग दा सोना माली होवे, सोहणियां फसलां लैण हुलारे। कोई ना झोली खाली होवे। साबर इो दवाए मेरी, हर मुखड़े उत्ते लाली होवे। कोई ताड़ी नहीं, कोई नहीं। इहदा मतलब तुहाडा सौ गए हो सारे। ਉਹ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, बड़ी दूरों दूरों दोस्त आए ने। अब मैं दावत ख़िताब दूंगा जनाब डॉक्टर अंजम अली भुट्टर साहब को, बग़ैर टाइम को बग़ैर तख़ीर किए कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएंगे और अपने ख़यालात का इजहार करेंगे। भरपूर तालियां डॉक्टर अंजम अली भुट्टर साहब के लिए प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आज की इस तकरीब को मुनक्कद करने के लिए फातिमा फर्टिलाइज़र की पूरी इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ काश्तकार भाइयों का कि वो चिलचिलाती धूप में, गर्मी के शदीद मौसम में इतनी बड़ी तादाद में आज की इस तकरीब में शामिल हुए। यकीनन साकिब अली अतील साहब, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर साउथ पंजाब, इस तकरीब के लिए ख़ास तौर पर मुल्तान से हाज़िर हुए ताकि आप लोगों को काश्तकारी के लिए, ख़ास तौर पर कपास की फसल के लिए जो मदद फ़राहम की जा सकती है उसके बारे में ज़िक्र किया जाए। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बाकी अदाराजात यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं, प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स तशरीफ़ रखते हैं। हमारे लिए एज़ाज़ की बात है कि आज ये सब लोग एक ही मकसद के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाए कि हम कपास को कैसे मुनाफा बख्श बनाएं। यकीनन पंजाब के अंदर ख़रीफ़ की फसलात में 4 फसलों का मुकाबला है। मूंजी है, मक्की है, कपास है और चावल है। रिसेंटली एक और फसल जिसकी बड़ी मांग में इजाफ़ा हुआ वो तिल की फसल है, जिसकी एक्सपोर्ट बढ़ी और काश्तकार ने इसके ऊपर बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया। ये वाहिद साल है कि पाकिस्तान से $6 बिलियन से ज़्यादा की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट हो चुकी है। ये वाहिद साल है कि जो आप बजट देखेंगे उसमें आपको नज़र आएगा कि सबसे ज़्यादा अगर कोई सेक्टर डिलीवर कर रहा है तो वो एग्रीकल्चर है, और बाकी महकमा जात जिसमें प्रोडक्शन है, सर्विसेज है, वो बहुत पीछे हैं। ओवरऑल जो जीडीपी की ग्रोथ है उसमें एग्रीकल्चर का हिस्सा और एग्रीकल्चर का शेयर टू जीडीपी इस साल मैक्सिमम है। और ख़ास तौर पे क्रॉप सेक्टर जो है, आम तौर पे क्रॉप सेक्टर लाइफ स्टॉक सेक्टर से पीछे होता है, इस साल वो 12% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। इसलिए कि काश्तकार ने फ़ी एकड़ पैदावार बहुत ज़्यादा दी है। कपास की अगर बात करें तो पिछले साल पंजाब के अंदर 3.2 मिलियन बेल आई थी उससे पिछले साल। जी मैं माजरत चाहता हूँ जी, ये थोड़ा सा जो ब्रेक डाउन हुआ इसमें ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो रहा था, तो इसमें अगर कोई आप लोगों को इनकन्वीनियंस हुई तो इंतज़ामिया की तरफ से मैं माजरत खा हूँ। बात कर रहा था एग्रीकल्चर के अंदर ग्रोथ की, तो एग्रीकल्चर के अंदर कपास से अगर बात शुरू करें तो कपास पंजाब के अंदर अपनी मुकाबलतन फसलों से अच्छी टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से और ज़्यादा वनरेबल क्लाइमेट की वजह से, जिसमें कीड़ों का हमला है और मौसमी असरात हैं, ये पीछे रह गई थी। लेकिन पिछले साल काश्तकारों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और पिछले साल कपास का न सिर्फ एरिया बढ़ा बल्कि इसकी पैदावार डबल हुई, जो 3 मिलियन से 6 मिलियन पे पहुंची।
और इस साल पाकिस्तान के अंदर जो कॉटन की इंपोर्ट है उसमें बिलियन ऑफ डॉलर्स की बचत हुई और डबल प्रोडक्शन के साथ आपने बिलियन ऑफ डॉलर्स ऐड किए और इसी तरह ये टोटल ओवरऑल ग्रोथ के अंदर इंक्रीज़ आई। और फिगर्स आपको इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो रिसेंटली रिलीज़ होने वाला है इससे आपको पता चल जाएगा। आज यहाँ पे चूँकि भावलपुर के सारे सूझवान लोग दानिश्वर तशरीफ़ रखते हैं, मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि इसी हवाले से भावलपुर डिवीज़न को हमने कॉटन वैली बनाने का तहैया किया है और हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि अगले साल तक कोई ऐसा मेगा प्रोग्राम भावलपुर में लेके आएँ जिसमें कॉटन वैल्यू चेन में बीज से लेके बर्दाश्त तक और बर्दाश्त से लेके संभाल तक पूरे वैल्यू चेन के अंदर जो काश्तकार का मुनाफा है उसको मद्देनज़र रखते हुए सारे बिज़नेस को ठीक करें। इस साल जब कपास का दोबारा बिज़नेस शुरू हुआ तो यकीनन हमें इस बात की शर्मिंदगी थी कि हमने पिछले साल जो 8500 की कमिटमेंट की थी वो आखिर के ऊपर जाके कमिटमेंट ऑनर नहीं हो सकी। लेकिन इस साल हम इसी जज्बे के साथ दोबारा उन तमाम अदारों के पास न सिर्फ पहुँचे हैं बल्कि उनके पास हैं, कोशिश कर रहे हैं कि काश्तकार को कपास की मैक्सिमम कीमत दी जाए। इसके साथ साथ इस साल ये कोशिश की गई कि हम बीज से शुरू करें और इस साल आपने देखा कि नेशनल सीड डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम अमल में आया गया है जो सीड की ब्रीडिंग से लेके रेगुलेशन तक पूरे सिस्टम को ट्रैक करेगी। इसने अपना काम शुरू कर दिया है और आप इसके अगले 2, 3, 4 महीने के अंदर असरात न सिर्फ एक काम काश्तकार की ज़िंदगी में बल्कि पूरी वैल्यू चेन में नज़र आएगा और आप देखेंगे कि यहाँ पे जो अनस्क्रैपलोस एलिमेंट्स हैं जिनकी तफासील का सबको पता है उनको इस सारे बिज़नेस से मना किया जाएगा ताकि हम एक अच्छी क्वालिटी का बेहतर बीज काश्तकार तक पहुँचा सकें। उसके बाद ये कोशिश की गई कि बीज की दस्तयाबी के साथ पानी की दस्तयाबी भी ज़रूरी है, तो इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलके ना सिर्फ मार्च से लेके अब तक पूरा प्लान बनाया हुआ है, कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी की दस्तयाबी दी जा सके। तमाम लोग अखबार पढ़ते हैं, मीडिया पे नज़र है, देखते हैं कि 30% शॉर्टेज है और भावलपुर डिवीज़न हमारे इंडस सिस्टम से फीड होता है, तरबेला कमांड सिस्टम उसे कहते हैं। तरबेला की नहरों में हमें सिंध को 41% हिस्सा देना पड़ता है और इसलिए भावलपुर के ऊपर प्रेशर ज़्यादा आता है। तो इस प्रेशर को कम करने के लिए हमने अपर पंजाब से एडिशनल रिलीजेस करवाई हैं। हमने वहाँ पे नहरें बंद करवा के नीचे पानी लगवाया ताकि वो शॉर्टेज जो 30% पंजाब में आ रही है वो आम भावलपुर डिवीज़न के काश्तकार के ऊपर कम से कम जाए ताकि उसको पानी मिल सके। मेरे काश्तकार भाई इस बात को यकीनन गवाही देंगे कि 2-3 सालों से और पिछले साल और इस साल नहरी पानी की सूरत हाल बेहतर है, बजाय इसके कि 30% शॉर्टेज आए हमने 20% के करीब शॉर्टेज ली और फिर भी कोशिश की जा रही है कि हम पाइनत के ऊपर मैक्सिमम रिलीज करवाएं। हम टीपी लिंक से चश्मा तौसा पाइनत से लिंक लेके रहीम बार खां को बेहतर करें। हम भावल नगर को सतनाई सिस्टम के साथ किसी न किसी तरीके ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि भावलपुर डिवीज़न में ज़्यादा कपास लग सके और काश्तकार के लिए जो पानी है वो एक ऐसी लो कॉस्ट इनपुट के तौर पे आए। खाद की बात कर लें, इस साल 22,85,000 टन पंजाब की खरीफ की खाद की ज़रूरत है। हमने बर वक्त न सिर्फ खाद के लिए कोशिश की, इसी तरह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम खाद की एक कीमत मुकर्रर करवाने में कामयाब हो जाएं, खाद की प्राइस कम कराने में कामयाब हो जाएं, खाद की दस्तयाबी को यकीनी बनाने में कामयाब हो जाएं और खाद के जो एलिमेंट्स हैं जो 2 नंबर खाद बेचते हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन लें। इन तमाम एक्टिविटीज़ के ऊपर फोकस्ड काम हो रहा है। कुछ ना कुछ आपको मार्केट में बेहतरी नज़र आ रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि खाद की फैक्ट्रीज़ को गैस आजकल के हालात के बावजूद पूरी दी जाए ताकि कारखाने काम करते चलें। हम मार्केट को बेहतर करने के लिए हमने ECC से 2 लाख टन इंपोर्ट की इजाज़त मिली है ताकि अगर ज़रूरत हो तो हम इमीडिएटली G2G इंपोर्ट करके मार्केट को फ्लड कर सकें। हम प्राइस के ऊपर भी काम कर रहे हैं और एक्शंस भी कर रहे हैं।
आप बहुत सारे खाद के बिज़नेस से होंगे, आपको महसूस हो रहा होगा कि 2 महीने से पहले आज की सूरत हाल बेहतर होती जा रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मज़ीद बेहतर होगी। अब कपास के ऊपर आते हैं। कपास में सिर्फ बिजाई के ऊपर ज़िम्मेदार का जोर नहीं लगता, बल्कि कपास तो फसल ही ऐसी है कि जिसके ऊपर काश्तकार को खड़ा रहना पड़ता है आखिरी चुनाई तक और आखिरी साफ चुनाई तक और उसकी सही संभाल और सही बेचने तक, और उसके बाद हम जेनेटिक फैक्ट्रीज़ के साथ होते हैं कि इसकी सही बेल्स बने ताकि इस एरिया में कपास एक इनकम के तौर पे आए। ये मानने में कोई हर्ज नहीं कि आज भी पोस्ट कोविड सिनारियों में बहुत से कंपटीशन हैं। आप लोगों को पता है कि जब कोविड आया था तो दुनिया अपने घरों में छुप गई थी, और जब दुनिया छुप गई थी तो दुनिया में बहुत सारे लोग जो खुराक इंपोर्ट करते हैं उन्होंने बहुत सारी खुराक ज़ख़ीरा कर ली थी ताकि उनके मुल्क में अंदर खुराक के मसाइल ना आएँ, और इसी की वजह से गंदम में, मक्की में, मूंजी में और ख़ास तौर पे खाने के तेल में और इसी तरह DAP खादों में बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ गई थी। आज पोस्ट कोविड सिनारियों में चीज़ें वापस सेटल होते जा रही हैं, आप चीज़ें वापस प्राइसेस पे पर आ रही हैं। काश्तकार को इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए काम करना चाहिए। आज अगर वो ये समझे कि जो पिछले से पिछले साल मुझे कीमत मिलेगी आज भी वही कीमत मिलेगी, वो पॉसिबल नहीं होगा। आज उसे फी एकड़ पैदावार के ऊपर ज़्यादा जाना पड़ेगा। आज काश्तकारी को मुनाफा बख्श करने के लिए उसको इनपुट यूज़ एफिशिएंसी को बढ़ाना पड़ेगा, पानी के बाकफ़ायदा इस्तेमाल को फ़रोग़ देना पड़ेगा, खाद के सही इस्तेमाल को, न्यूट्रिशियस को, बेहतर DAP और यूरिया के कम्बिनेशन को या फास्फोरस और नाइट्रोजन के कम्बिनेशन को इस्तेमाल करना पड़ेगा, और पौधे का मुकाबला कम से कम करना पड़ेगा। पौधे के मुकाबले के ऊपर पहले बात हुई, मेरे भाई यहाँ पे एग्रीकल्चर ऑफिसर तशरीफ़ लाए, गौरी साहब तशरीफ़ लाए। पौधे का कंपटीशन हीट वेव में किसके साथ हो सकता है? साथ वाले पौधे के साथ, साथ जड़ी बूटी वाले पौधे के साथ। तो इसके मुकाबले को कम करें। आप पिछले साल की मद्देनज़र रखते हुए अपनी ज़मीन की साखत को, आप पौधों के दरमियान फ़ासले को बढ़ाएं ताकि जंगल ग्रोथ की वजह से, गर्मी में प्रेशर की वजह से कोई ऐसे सांस चूसने वाले कीड़े ना बनें, और खेत के ऊपर जैसे ही पेस्ट आए उसको मैनेज करें लोकल अरेंजमेंट के साथ, जिसे IPM की बात की जा रही है। हम डिले इन फर्स्ट यूज़ की बात करते हैं और काश्तकार भाई इस बात को जानते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि पहले स्प्रे के इस्तेमाल को लेट किया जाए। उसमें हम ज़िम्मेदार की ज़हानत की तवक्का करते हैं। हम ये तवक्का करते हैं कि ज़िम्मेदार ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने खेतों पे देखेगा और पौधे को उसी वक्त अगर किसी जगह प्रॉब्लम है उसको ठीक करेगा। और खेती खस्मा सेती होती है, अगर आप बात करेंगे पौधे के साथ तो आपको नज़र आ जाएगा, तो अगर आप महीने में बात करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। हमने पिछले साल भी लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम से रब्ता किया। हमने तमाम ज़िम्मेदार जिनके 5 एकड़ से ज़्यादा या जो भी कपास काश्त कर रहा था उनको रजिस्टर करवाया, उनको मैसेज दिया। हमारी जो लिम्स की वेबसाइट है वो अवेलेबल है। जो काश्तकार एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं, मेरी उनसे गुजारिश होगी कि वो महकमे के ज़राअत अफसर से वो एंड्रॉयड लेके वो लॉगिन करें, अपने आप को रजिस्टर करें, और आप जो भी फसल लगा रहे हैं आपको सैटेलाइट से देखने के बाद करेक्ट एडवाइजरी आपके पास आएगी कि आपने पानी लगाना है, आपने पेस्ट मैनेज करना है, आपने खाद डालनी है, आपके पौधे में गैप है, आप जो फसल भी लगा रहे हैं आपको सपोर्ट मिलेगी। वो लिम्स की वेबसाइट आप सर्च में भी जा सकते हैं। हमारा एग्रीकल्चर ऑफिसर भी आपकी मदद कर सकता है। हर जिम्मेदार अगर इसको लोड करेगा और अपने फार्म की बाउंड्रीज बना के कन्वे करेगा तो सिस्टम आपको वो IT सपोर्ट पूरा साल देगा, कई साल देगा, सिस्टम आपको रजिस्टर कर लेगा। तो ये पिछले साल से हमारा एग्रीमेंट है। इस साल भी हम काश्तकारों के साथ, हमारे जो स्टाफ के लोग हैं वो 5-5 एकड़ का ग्रुप बना के दोबारा बाउंड्रीज दे रहे हैं। काश्तकार अगर ख़ुद रजिस्टर हो जाएंगे तो ये इस इलाके के लिए और आपकी काश्तकारी के लिए बहुत बेहतर होगा। बात ख़त्म करने से पहले मैं ये गुजारिश करूँगा कि हम पेस्ट स्काउटिंग को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हमें अंदाज़ा है कि पेस्ट स्काउटिंग क्या है, कीड़े की पहचान क्या है, कीड़े की तादाद क्या है, इसको कंट्रोल कैसे करना है। अब ज़रूरत इस बात की है कि हमें वाटर स्काउटिंग भी सीखनी चाहिए।
हमारे जो कायदे हैं, पैदावारी मंसूबे जिसे कहते हैं, पैदावारी टेक्नोलॉजीज़ जिसे कहते हैं, आपको सर्च में मिल सकती है। कंप्यूटर पे भी हमारा जो ज़राअत अफसर है या फील्ड एक्सटेंशन है, आप उससे तकाजा कर सकते हैं, आप उससे हासिल कर सकते हैं। उसमें 6 चीज़ें बड़ी सीधी सीधी लिखी हुई हैं कि आप ज़मीन दबा के देखें, खुश्क हो गई है, नोट का फ़ैसला कितना बढ़ गया है, आपकी शाख कड़क करके टूटती है कि नहीं टूटती, फूल कहाँ पे चला गया है, तो उस सूरत में आपने पानी लगाना है। तो जिस तरह आप पेस्ट स्काउटिंग को जानते हैं, उसी तरह आज की इस क्लाइमेट चेंज सिचुएशन में, जब पहले सर्दी में शदीद हो गई थी और मार्च के महीने में इतनी सर्दी पड़ी कि जिन लोगों ने जल्दी कपास लगा दी थी वो उगी कोई नहीं, और उसके बाद उसी ठंड ने हमारी गंदम की पैदावार में इंक्रीज़ कर दी और बहुत सारी फसलों के अंदर फूल ही नहीं आया। आज मैंगो में, सब्जियों में बहुत सारे वो कोल्ड स्ट्रेस के असरात नज़र आ रहे हैं और 1 महीने के बाद हम शदीद गर्मी में बैठे हैं। और मुझे लगता है, मैं अभी सेक्रेटरी साहब से, ऑनरेबल से बात कर रहा था कि जिस किस्म के ये 2-3 फेजेस क्लाइमेट चेंज के आए हैं, हमें दरियाओं के साथ जो लोग रह रहे हैं उन्हें यह बता देना चाहिए कि इस साल फ्लड भी आएगा, क्योंकि इस सिचुएशन के अंदर पानी चढ़ सकता है और जुलाई के अंदर जो बारिशें हो रही हैं उसमें ख़तरा हो सकता है। तो इस हवाले से ज़रूर अपने आप को प्लान करें, कोशिश करें कि खेलियाँ बनाएं और वाटर स्काउटिंग की कोशिश करें। कोई भी कारोबार हो, उसको मुनाफा बख्श करने के लिए ज़राअत के कारोबार को 3 ही तरीक़ेकार होते हैं। या हुकूमत ज़री बदाखल की कीमत इतनी कम कर दे कि काश्तकार के कंट्रोल में हो और उसका मुनाफा बढ़ जाए, या हुकूमत उस जिन्स की कीमत इतनी ज़्यादा कर दे कि जिससे उसका मुनाफा बढ़ जाए और वो ज़्यादा मुनाफा बख्श हो जाए, और या वो फ़ी एकड़ पैदावार इतनी बढ़ा ले कि उससे उसके मुनाफे में इजाफ़ा हो जाए। तो आज की सूरत हाल के अंदर, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल में, अगर हम कपास की फ़ी एकड़ पैदावार के ऊपर ज़ोर लगाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो कपास उस काश्तकार के लिए मुनाफा बख्श खुद ब खुद हो जाएगी, जिसमें यहाँ 30 मन की बात हुई, यहाँ 25 मन तक ब्रेक इवन बनेगा। आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सेहतमंद पौधे आपके खेत में रहें, हर सेहतमंद पौधा सेहतमंद टिंडा उठाए, उसके साथ कीड़ों का मुकाबला कम से कम हो, और वो सेहतमंद टिंडा आप चुनें, उसको खुश्क स्टोर करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कीमत हासिल करें। मैं दुआ करता हूँ कि इस साल जो 50% कपास देने वाला खित्ता भावलपुर है, इस साल अपने शेयर में न सिर्फ इजाफा करेगा बल्कि काश्तकार की अगर किसी और फसल से कोई कमर टूटी है या कोई से घाटा पड़ा है तो वो तो बड़ा अन्नदाता है, वो अगली फसल के ऊपर ज़ोर लगाएगा, और जब वो ज़ोर लगाएगा तो अपने इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पिछले भी उसके जो मुनाफे हैं या नुकसान हैं वो पूरे कर देगा। अल्लाह ताला आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी काश्तकारी करने और मुनाफा बख्श काश्तकारी करने की हिम्मत अता फरमाए, और इस साल आप कपास के साथ इतनी अच्छी इनकम हासिल करें कि आपके जो खुशहाली के अंदर न सिर्फ इजाफ़ा हो बल्कि ये खुशहाली भावलपुर के अवाम के लिए, पंजाब और पाकिस्तान के अवाम के लिए भी नेक बख्ती शामिल हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी साहब को बुलाने से पहले एक छोटा सा किता नज़र महफल करूँगा ताकि आप में जोश आ जाए। सर अगर इजाज़त हो तो बोल दूँ? थैंक यू। तू मेहनत कर ते मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, तू मेहनत कर ते मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, तू दीवा बाल के रख चा हवा जाने खुदा जाने। भरपूर तालियां। हुण मज़ा आया। अच्छा सर, खजाना दा खौफ ता माली को बुज़दिल कर नहीं सकता, चमन आबाद रख बादे सबा जाने खुदा जाने। सर 1 मिनट होना गुजरा टाइम देना पे प्लीज़, मैं गुजरा जी। मर्द जाने दवा जाने शफा जाने खुदा जाने, जे मर के जिंदगी चांदी फ़कीरी टोटका मन गिन, जे मर के जिंदगी चांदी फ़कीरी टोटका मन गिन, वफा दे विच फनाव थी वंज बका जाने खुदा जाने। बस ये पूरी थीवे ना थीवे मगर बेकार नहीं वेंदी, ये पूरी थीवे ना थीवे मगर बेकार नहीं वेंदी। दुआ शाकर तो मंगी रख दवा जाने खुदा जाने। और टाइम को भरपूर तालियां यार प्लीज़। इतना आके खड़ के देखो 5 मिनट, मैं देखा कितनी धुप कितना पसीना आता है। मैं तुसा करो ढेर मैं को आया खड़ा है, बड़ी मेहरबानी तुस बर्दाश्त दा। मैं टाइम को ज़ाया किए बगैर दावत खिताब देसा जनाब
काबिल इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत जनाब जनूबी पंजाब साडे सेक्रेटरी साढ़े जनाब साकब अली अतील साहब को स्टेज पे तशरीफ़ लाएंगे और आपसे मुखातब होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे डायरेक्टर जमील गौरी साहब, डॉक्टर गुलाम अब्बास, डायरेक्टर पेस्ट कॉटन जोन, डॉक्टर खालिद साहब, फातिमा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के करता दरता मैनेजर्स, मीडिया पर्सन्स, किसान भाइयों, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के मसाइल सिर्फ आपके नहीं हैं, ये मेरे भी यही मसाइल हैं। मैंने भी हमेशा ये बात की है और कही भी है, और हर जगह आपकी बात मैंने की है। मेरे वालिद साहब, बल्कि दादा परदादा सारी काश्तकार थे, और कोई बड़े काश्तकार नहीं थे। मैंने बचपन में अपने हाथों से गंदम काटी भी है, एक उम्र तक धूप में खड़े होके गोडी भी की है, स्प्रे भी किए हैं, पानी भी रातों को सर्दियों के लगाया है। मुझे पूरी तरह इल्म है कि जब हम लोग खेतों में काम करते हैं, हमें उसका मुआवजा नहीं मिलता तो क्या होता है। ना शादियां टाइम पे हो सकती हैं, ना बच्चों की तालीम पूरी मिलती है। ये जो बात करते हैं हम बड़ी कि 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, उसमें अक्सरियत तो मेरे और आपके बच्चों की बाहर है, किसान के बच्चों की बाहर है, क्योंकि उसके बहुत से फैक्टर्स हैं। गवर्नमेंट सिर्फ एक फैक्टर है। मैं आपको आज बताऊँ, आज मैं खुल के आपसे बात करूँगा। गवर्नमेंट सिर्फ एक फैक्टर है। मैं माजरत भी चाहूँगा फातिमा वालों से कि कुछ बातें ऐसी भी कर जाता हूँ जो कंपनीज को पसंद नहीं आती, मेरी गवर्नमेंट को भी मेरी बातें पसंद नहीं आती, लेकिन आपने बात की नहीं पहुँचाते। मैं आपको ये कन्फर्म कर दूँ, मैं हर लेवल पर आपकी बात पहुँचाता हूँ। आप लोगों ने अभी रेट की बात की, इसमें बाद में आता हूँ। पिछले साल कॉटन के सीज़न में मेरे ऑफिसर्स इस बात की गवाही देंगे, बल्कि 3 साल से आप लोग गवाही देंगे कि मैं मुसलसल कह रहा हूँ कि पेस्टिसाइड वाइट फ्लाई को नहीं मार रही। हर लेवल पे मैंने कहा है, मैंने चीफ मिनिस्टर लेवल पे कहा, प्राइम मिनिस्टर लेवल पे कहा। मेरे पेस्टिसाइड कंपनीज वाले दोस्त मुझसे नाराज भी हुए, हो रहे हैं। आप काइंडली बैठ जाइए, अगर आप बात सुने बैठ जाइए। उसके बाद मैं अपने ऑफिसर से कह रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ, साइंसदानों से कह रहा हूँ कि भाई ये जो इतनी खादें आप डलवा रहे हैं, इसको रीटेस्ट करें, किसानों को बताएं सही मिकदार कितनी है। आप लोगों ने हुआ क्या है कि ज़मीनों को, हमारी सॉइल को एक्सेसिव पेस्टिसाइड्स और एक्सेसिव यानी ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा खादों की वजह से वो सॉइल नहीं रही, वो डस्ट बन गई है, गर्द बन गई है। गर्द में कुछ नहीं उगता होता। फिर हर दफ़ा आपको नई खाद डालनी पड़ती है, ज़्यादा खाद डालनी पड़ती है ताकि कुछ पैदावार ले सकें। हमारा साइंसदान सीड टेक्नोलॉजी पे काम नहीं कर रहा, वसाइल नहीं है, वसाइल दिए नहीं जाते रहे। ये हुकूमतों का काम होता है। सफ़र किसान करता है, सफ़र मेरे दोस्त अहबाब करते हैं, मेरे अज़ीज़ो कारब करते हैं जो काश्तकारी से मुंसलिक हैं। रेट की बात मैं आज आपको खुल के बताता हूँ।
कि जब रेट का फैसला हो रहा था, शायद मैं वो शख्स था जो कहता था रेट बहुत ज़्यादा आप कर रहे हैं, आप उतना रेट करें जितना आप दे सके, जितना मार्केट दे सके। चले हो गया। अभी इस साल जो हुआ वो मसाइल आपके सामने है, जो वज़ीर आज़म ने एक्शन भी लिया ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जिनकी वजह से मार्केट में सप्लाई बढ़ गई। सप्लाई बढ़ने से क्या हुआ गंदम का, कि गंदम हमारी से जो सरकार की वो पड़ी रह गई। अब गवर्नमेंट के पास जो गंदम है बहुत महंगी है, मज़ीद कैपेसिटी ख़त्म हो गई, उन्होंने पॉलिसी बना दी। अगरचे मैं आपकी बात, आपके हक़ में बात है कि ये पॉलिसी इस तरह होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन अब गवर्नमेंट की पॉलिसी है। अब उसमें मसला क्या आ रहा है? दो मसले आ रहे हैं। एक तो किसान का खर्चा ज़्यादा है, और जब खर्चा ज़्यादा होता है तो और मार्केट रिस्पॉन्ड करती है डिमांड सप्लाई पे, सप्लाई बढ़ा दी, डिमांड तो वहीं खड़ी है। डिमांड ने कहाँ जाना था? जितनी पिछले साल एक ख़ानदान ने गंदम खाई उतनी इस साल खाएगा। 8% किसानों ने गंदम ज़्यादा लगाई। मौसम ठंडा होने की वजह से 20-22% प्रोडक्शन बढ़ गई। जो हमारी गंदम रूटीन में 18-19 मिलियन टन होती थी, इस साल 24 मिलियन टन हो गई। 4 मिलियन इंपोर्ट हुई, जिसकी सज़ाएँ अभी प्रोसेस में ऑफिसर्स की, वो हमारे जैसे लोग ही हैं जिन्होंने रॉन्ग पॉलिसीज़ बनाई, रॉन्ग उस पर फैसले हुए। इन सब बातों को सामने रखते हुए अब सब्सिडी की बात की, टोकन नहीं मिलता, ये आप ही की बात नहीं, किसी को अक्सर को नहीं मिलता, एफर्ट पूरा डिपार्टमेंट करता, अक्सर कंप्लेंट रहती है। इन चीज़ों को सामने रख के अभी एक आइडिया फ्लोट हुआ कि भाई किसानों को बराह रास्त पैसा दिया जाए। हुकूमत पंजाब ने 300 अरब रुपए का पैकेज निकाला है इस दफ़ा, जो किसान कार्ड की सूरत में आपको मिलेगा, ज़ीरो इंटरेस्ट होगा। मकसद ये कि आपको अगर अभी जो नुकसान हो रहा है वो आप जब वहाँ से लोन लेंगे उतना ही वापस करेंगे, लेकिन इस दौरान अपनी फर्टिलाइज़र ले लेंगे, पेस्टिसाइड ले लेंगे, इस दौरान सीड का जो बिल है वो पे कर लेंगे, जो नुकसान आते हुए कुछ कवर हो जाएंगे। अभी मैं बात कर रहा हूँ, सीड अच्छा नहीं है हमारे पास कपास का। हमारा सीड ऐसा होना चाहिए जो कम से कम 30 मन प्रोडक्शन दे। उसके लिए हुकूमत ने 1.5 अरब रुपया मुख्तस किया इस साल, वरना क्या होता है रूटीन में तनख्वाहें मिली और 1.5 साल तनख्वाहें ली, हम लोगों ने भी घर चले गए। इस दफ़ा किया है कि इसको इम्प्रूव किया जाए ताकि किसान के पास जो सीड पहुँचे वो ऐसा पहुँचे कि अच्छी प्रोडक्शन दे सके। सबसे बड़ा मसला क्या आता है हमें गंदम में? अगर देखें दूसरी फसलों में हमारी ज़मीनें लेवल नहीं हैं, और जो लेज़र लेवल वो बड़ा महंगा है, तो गवर्नमेंट ने इस दफ़ा फ़ैसला किया कि 3000 लैंड लेज़र जो है ना लेवलर वो आपको दिए जाएं, और सब्सिडी पर। उसका ये फ़ायदा होगा चूँकि सब्सिडी पे होगा, कीमत कम होगी मार्केट से बहुत ज़्यादा, आपका पानी बचेगा, आपकी प्रोडक्शन बेहतर आएगी। दूसरा बड़ा मसला खाला जात, तो आप जानते हैं पानी हमारा कितना ज़ाया होता है। 80 अरब रुपया इसके रखा गया। ये सारे किस लिए रखे गए? ताकि इसकी एक दो वजूहात हैं। नंबर एक कि आपकी इनपुट कॉस्ट कम हो, आप जो खर्चा करते हैं ज़रूरी मदाखल हैं वो कम हो। नंबर दो, जब आपका खर्चा कम होगा, जहाँ पे अभी आप जो आपका खर्चा है वो फ़र्ज़ करें 3000 रुपये पर मन आ रहा है, तो वो कम हो कि अगर 2000 रुपये आ जाए, फिर 2400 की बिक जाए, 25 को बिक जाए, तब भी आपको प्रॉफिट है गंदम। लेकिन अगर 3000 खर्चा रहेगा और वो गंदम 27 की बिक रही, तो आपको नुकसान है। ये बात गवर्नमेंट के इल्म में भी है, दी गई है, और हर जगह खड़े होकर हमने आपकी बात की है, और अब वाली बातें दोबारा भी कम्युनिकेट की जाएंगी। आपसे कमिटमेंट है, जैसे मेरी मीटिंग होगी हम कम्युनिकेट करेंगे और इंशाल्लाह आपका साथ देंगे। ये गवर्नमेंट के जो हैं, गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं, हम इस दफ़ा हमने सब्सिडी पैसे की सूरत में नहीं दे रहे, क्योंकि पैसा गड़बड़ हो जाती है। हम या टूल्स की सूरत में देंगे या लोन की सूरत में देंगे, ताकि आप बराह रास्त को आके उसे इस्तेमाल कर सकें और बराह रास्त उसको वापस भी कर सकें।
ये मेरी गुजारिशात है। मुझे पता गर्मी बहुत है, आपके मसाइल मेरे मसाइल हैं, ज़हन में रखिए। आप मेरे दफातर हमेशा आपके लिए खुले हैं, जब भी आएंगे वेलकम, आपकी बात सुनी जाएगी। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, और तमाम स्पेशली वर्दी सेक्रेटरी साहब का।